हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस मैराथन क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रथम वर्ष एमपी डीएलएड का विषय, जिसका नाम है भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास। जी हां, भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास का आज हम अपने मैराथन क्लास लेकर आए हैं, जहां हम इस विषय के सभी इकाइयों की एक साथ यहां पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सारी इकाई को यहां पर देखेंगे। यानी कि इस एक मैराथन क्लास से, इस एक वीडियो से आपका संपूर्ण तैयारी हो जाएगी इस विषय का, और ये निश्चित है आप ये विषय क्वालिफाई कर पाएंगे अपनी डेट की परीक्षा में। तो चलिए बात करेंगे भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास की। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने इसके पहले और भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, प्लेलिस्ट चेक की होंगी, तो इसके बाद और भी जैसे जैसे विषय की एग्जाम होगी वैसे वैसे मैराथन क्लास अपलोड होते जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, मिस नहीं करना चाहते तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दीजिएगा, आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते जाएगी। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई दूसरों को भी जरूर बताएं, उन तक शेयर जरूर करें। तो ये भाषा बोध प्रारंभिक भाषा विकास, इस मैराथन क्लास में हम क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या जानेंगे, वो आपको बता देता हूं। आज हम सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे सभी इकाइयों के, उस इकाई पर कितने अंक आवंटित है, कितने मार्क्स की वो यूनिट है वो भी देखेंगे। साथ ही साथ डेट की पूर्व परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए और आने वाली डेट की परीक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गेस्ट क्वेश्चन संभावित प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों को भी शामिल करेंगे और उनके उत्तर भी देखेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण ये इकाई है, ये वीडियो है, ये मैराथन क्लास है, जिसमें आप सभी यूनिट की तैयारी एक साथ, इस संपूर्ण विषय की तैयारी एक साथ कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करें। बात करें भाई इसकी इकाई एक से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इकाई एक, जिसका नाम क्या है भाई, इस इकाई एक का नाम है भाषा, भाषाई विविधता और बहुभाषिकता। ठीक है, नाम क्या है इसका, भाषा विविधता और बहुभाषिकता। तो इस एक इकाई की बात करें, इकाई एक की भाषा, भाषाई विविधता और बहुभाषिकता, इस पर जो अंक आवंटित है कुल 4। कितने मार्क्स का है अलॉटेड? 4। जी हाँ, इस पर 4 मार्क्स अलॉटेड है। इस पूरी इकाई पर आपको मार्क्स मिलेंगे 4, टोटल 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये इकाई रहेगी, ध्यान रखेंगे। चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं, अब इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी हम देखेंगे। तो अगर बात करें यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न की भाषा एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो बहुत डिटेल में ज्यादा यहाँ पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी किताब भाषा की, अपना दिमाग लगाओ, भाषा है क्या। तो भाई नॉर्मल वर्ड्स में बताऊं, आपके भाषा में, आपके वर्ड्स में, तो भाषा है क्या एक्चुअल में, तो जब हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं या दूसरे के विचारों को अपने तक लाना चाहते हैं, यानी विचारों का आदान प्रदान करना, अपने भाव विचार दूसरे के सामने रखना, है ना, इसे ही क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा एक माध्यम है ना, ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचार, अपनी भावनाएं, है ना, ये सब कुछ क्या कर सकते हैं, सामने वाले तक रख सकते हैं, और उसी भाषा के माध्यम से सामने वाले के विचार, उसकी भाई आप कह सकते हो उसकी सोच, उसकी भावनाएं हम समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो यही भाषा है। तो भाषा एक माध्यम है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने मन की बात दूसरों से कह सकता है या फिर लिखकर बता सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है। अभिव्यक्त मतलब बताना, अभिव्यक्त करना है एक्सप्रेस करना। ठीक है, तो भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य जो है अपने विचार, अपने भाव दूसरे मनुष्य को बता सकता है, लिखकर या फिर उसे बोलकर अभिव्यक्त कर सकता है। ठीक है, वही भाषा है, यही भाषा की परिभाषा है। ठीक, भाषा मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा जो है मानव जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तरह से आप कह सकते हो ईश्वर का वरदान है ना, ये ईश्वरीय वरदान है। यहाँ मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करती है। भाई हम जो भाषा बोलते हैं जिस प्रकार की, वैसे कोई और प्राणी नहीं बोलते। तो हमारी जो है, हमें जो अलग बनाती है इस विश्व के सभी प्राणियों से, जो अलग बनाती है वो चीज क्या है, भाषा में सबसे अलग बनाती है। इसी भाषा के माध्यम से हम सभी प्राणियों में श्रेष्ठ, है ना, जितने भी प्राणी होते हैं उनकी एक ऐसी भाषा हमारे जैसी बिल्कुल नहीं है। आदान प्रदान नहीं कर सकते विचारों का, भाव नहीं बता सकते, पर हम कर सकते हैं, इसलिए हम सभी प्राणियों से मनुष्य जो है श्रेष्ठ है। तो यही है भाषा, ये भाषा की परिभाषा है ना, जिसके माध्यम से विचार बता सकते हैं, भावनाएं बता सकते हो, अभिव्यक्त कर सकते हो, दूसरे के विचार भावनाएं सुन भी सकते हो। ये होगी भाषा। क्लियर है, समझ गया भाई। इस इकाई से ना, मतलब इस पूरे विषय से कोई लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर नहीं आते हैं ना, शॉर्ट शॉर्ट आते, 2-2 नंबर के, 2-2 नंबर के, इसे ध्यान रखना है। शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन ही पढ़ने भी है आपको। ठीक, अगला सवाल है मातृभाषा क्या है, मदर टंग जिसे कहते हैं। मातृभाषा, मदर टंग क्या है। तो अगर बात करें मदर टंग और मातृभाषा की, तो जब भी कोई बच्चा जो इस दुनिया में आता है, पैदा होता है, जो बच्चा दुनिया में आता है, तो भाई वो सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में आता है, सबसे पहले माता के संपर्क में रहता है, अपने परिवार में रहता है। तो वहां वो जिस भाषा को सुनता है, जिस भाषा को समझता है, उसे ही दोहराता है, बोलता है, वही उसकी मातृभाषा होती है ना। तो ऐसी भाषा जो बच्चा अपने माँ से, अपने परिवार से सीखता है, ठीक है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, मदर टंग उसे कहते हैं। ठीक है, क्लियर। सबसे पहले जो हम भाषा सीखते हैं ना,
दुनिया में आने के बाद सबसे पहले भाषा सीखने में जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते सबसे पहले, और हम कौन सी भाषा सबसे पहले सीखते हैं? जो हमारे माँ बाप बोलते हैं, जो हमारे घर वाले परिवार बोलते हैं, उसी भाषा को पहले सीखते हैं। तो वही भाषा हमारी क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है, उसे हम मदर टंग कहते हैं। अब तीसरा सवाल, भाषा प्रयोग में कितनी क्रियाएं सम्मिलित हैं? यानी जब भाषा का प्रयोग किया जाता है तो उसमें क्या क्या काम होते हैं? भाई भाषा की जो स्किल्स होती है, आप देखो, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, ठीक, यही चार है। भाषा को बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, चार। कोई भी भाषा जो सीखने के लिए आपको ये चार स्किल्स आनी चाहिए उस भाषा में पकड़ बनाने के लिए। किसी भी भाषा में हम इन्हीं चार चीजों का प्रयोग करते हैं, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, बस यही तो चार चीजें होती है हर भाषा में। तो भाषा प्रयोग में इतनी क्रियाएं शामिल है, भाषा सीखने के लिए इतने कौशल की आवश्यकता पड़ती है, किसी भी भाषा पे महारत हासिल करनी तो भी इन्हीं कौशलों की आवश्यकता पड़ती है। कुछ भी घुमा फिरा के सवाल पूछेगा, एक ही जवाब आपको लिखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, अगला प्रश्न देखिए, भाषा के द्वारा सर्वांगीण विकास यानी ओवरऑल डेवलपमेंट, टोटल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, किस प्रकार हो सकता है? भाषा के द्वारा सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा? तो भाषा से कई प्रकार का विकास होता है, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण अगर सर्वांगीण विकास की बात करें, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, तो भाई सबसे पहले भाषा जो है वो शरीर का विकास में मदद करता है। भाषा जो है शारीरिक विकास में क्या है? सहायक है। दूसरा, भाषा जो है वो मानसिक विकास में भी सहायक है। जी हाँ, हमारे मानसिक विकास में भी सहायक होता है। साथ ही साथ भाषा अगर सीख लोगे तो किसी समाज के साथ आप घुल मिल सकते हो, वहां रहने लायक होते हो, तो सामाजिक विकास भी इसी से होता है। साथ ही साथ आप अपना भाव किसी को बता पाते हो, दूसरे का भाव भाषा के माध्यम से समझ पाते हो, तो आपका भावात्मक, भावनात्मक विकास भी इसी से होता है। साथ ही साथ आपका नैतिक विकास भी भाषा से ही होता है, और सांस्कृतिक विकास भी भाषा से। यानी भाषा जो है हमारे हर तरह का विकास, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, भावनात्मक विकास हो, नैतिक विकास हो, या फिर सांस्कृतिक विकास हो, हर तरह का विकास जो होता है भाषा के द्वारा हो जाता है। क्लियर है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावात्मक विकास, सांस्कृतिक विकास, नैतिक विकास, ये सब टाइप के विकास जो है ये सब हो जाते हैं भाषा के माध्यम से, या इन सब में भाषा का कहीं ना कहीं रोल होता है, हेल्प करती है भाषा इन सबको अर्जित करने में, इस तरह का विकास हासिल करने में। तो ये हो गया भाषा जो है किस प्रकार से सर्वांगीण विकास यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। तो ये भाषा का सर्वांगीण विकास हो गया। समझ में आ गया होगा प्रश्न? चलिए आगे बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल है, भाषा की कोई परिभाषा लिखिए दो। अब इसके पहले जो हमने परिभाषा देखी थी है ना, वो ओवरऑल परिभाषा भाषा की, वो ओवरऑल अर्थ है ना। लेकिन अभी हम बात करेंगे किसी खास व्यक्ति के अनुसार, किसी खास महापुरुष के द्वारा, है ना, मनोवैज्ञानिक द्वारा, उनका देखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले महर्षि पतंजलि के द्वारा, महर्षि पतंजलि जिन्हें योग का गुरु माना जाता है, योग का जनक माना जाता है, उनकी अगर बात करें तो पतंजलि के अनुसार भाषा की परिभाषा क्या है? उनके हिसाब से भाषा वह व्यापार है जिसमें हम वर्णात्मक या व्यक्तक शब्दों द्वारा अपने विचार को प्रकट करते हैं। उनके हिसाब से भाषा क्या है? एक व्यापार है। भाषा, व्यापार का मतलब क्या होता है? लेन देन। व्यापार एक तरफा नहीं होता, कुछ ना कुछ लोगे, कुछ ना कुछ दोगे, ये व्यापार हो गया। तो जब हम भाषा किसी को बोलते हैं तो सामने वाला सुनता है, हम बोलते हैं वो सुनता है, वो बोलता है हम सुनते हैं, यानी दो तरफा चीजें तो हो ही रही है ना, एक तरफा नहीं है भाषा। तो उन्होंने बोला कि भाषा एक व्यापार है जिसमें हम वर्णात्मक शब्द या फिर व्यक्तक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करते हैं। ठीक, किसके द्वारा ये परिभाषा है? पतंजलि के द्वारा। उसके बाद बात करेंगे, देखिए भाई स्वीट के अनुसार इनकी परिभाषा क्या है। तो स्वीट ने क्या कहा भाषा के लिए? तो ध्वन्यात्मक शब्दों यानी ध्वनि वाले शब्द, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। ध्वनि शब्द के द्वारा अपने विचार को प्रकट करना, यही भाषा है। उसके बाद सुमित्रानंदन जी के द्वारा देखिए परिभाषा। सुमित्रानंदन जी ने क्या कहा कि भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है, विश्व की हृदय तंत्री की झंकार है, इसके स्वरों में भाषा की अभिव्यक्ति ही होती है। अब ये जो सुमित्रानंदन है भाई, आपको पता है कवि है ना, रह चुके हैं। तो इनके हिसाब से जो परिभाषा भी उसमें आपको कविता जैसे शब्द दिखाई देंगे, है ना, सुर लय ताल दिखाई देगा, आपको रस दिखाई देगा। तो इन्होंने परिभाषा क्या दी कि भाषा संसार का नादमय चित्र है, यानी नादमय मतलब बोलता हुआ, नाद करता हुआ, आवाज करता हुआ, नादमय चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है, फिर विश्व की हृदय तंत्री है ना, और क्या है, इनके स्वरों में भाषा की अभिव्यक्ति होती है ना। इसके स्वरों में क्या होती है? भाषा की अभिव्यक्ति, यानी भाषा यहाँ सब जगह देखी जा सकती है। ये सब परिभाषा है किसकी? भाषा की। भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, मानक भाषा की विशेषता बताइए। मानक भाषा मतलब मानवीय भाषा, यानी जिसको माना गया कि हाँ इसका ये फिक्स है। मानक भाषा में क्या होता है? जिसको लोग मान लेते हैं। अब मान लेते का मतलब क्या है? उसका नियम कानून को मान लेते हैं, समझ लेते हैं ना। तो मानक भाषा किसे कहते हैं? तो मानक भाषा की कई विशेषताएं होती है, उनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं यहाँ दी गई है। नंबर 1, मानक भाषा स्थिर होती है, स्तरीय होती है तथा सर्वमान्य होती है। यानी मानक भाषा जिसको सब मानते हैं। मानक भाषा स्थिर यानी कि एक जैसी, वो बदलती नहीं है,
यानी पता चला भाई उस भाषा को कहीं और किस अलग तरीके से बोला जा रहा है, कहीं और बोला जा रहा है, कुछ समय में ही वो बदल गई भाषा, ऐसा नहीं है। कुछ सालों के अंदर उस भाषा का स्वरूप भी बदल गया, ऐसा नहीं। मानक भाषा जो होती है वो स्थिर होती है, उसमें बदलाव नहीं आती, वो स्तरीय होती है, उसमें लेवल होता है ना उस भाषा को बोलने में, साथ ही साथ तथा वो सर्वमान्य, सबके द्वारा मानी गई भाषा होती है। और क्या, यह व्याकरण सम्मत होती है। मानक भाषा व्याकरण रूप से पूरी कह सकते हो आप शुद्ध होती है, करेक्ट होती है, इसमें व्याकरण के नियम कानून फॉलो होते हैं। कई भाषाएं ऐसी मिलेंगी आपको, बोलियां जिन्हें बोली भी कहते हैं, ऐसी भाषा होंगी जिनमें व्याकरण नहीं होता है ना, ठीक, उनमें नियम कानून नहीं होते, तो यह व्याकरण सम्मत होती है। भाषा जो होती है मानक भाषा कैसी होती है, व्याकरण सम्मत होती है, व्याकरण के नियमों से बंधी हुई होती है। फिर इसमें मानव शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, इंसान के जो शब्दकोश होते हैं, इंसान जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो इसमें रखा जाता है, ठीक है, मानव शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। चौथा, ये सभी तरह के अशुद्धियों से मुक्त होते हैं, इसमें कोई अशुद्धि कोई गड़बड़ी नहीं रहती है ना, प्योर भाषा होती है। फिर इसमें तत्सम और तद्भव शब्दों का ही प्रयोग होता है। तत्सम तद्भव शब्द ऐसे शब्द जो अंग्रेजी से सीधा हिंदी में आए हो, हिंदी से या संस्कृत से हिंदी में आए हो, ऐसे भी शब्द होते हैं ना, तत्सम तद्भव का कॉन्सेप्ट अलग है व्याकरण में, उसकी बात भी कर लेंगे कभी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये सब मानक भाषा की खासियतें हैं, विशेषताएं हैं। मानक भाषा सर्वमान्य होती है। मानक भाषा जो होती है भाई उसका रूप स्थिर होता है ना, यह स्तरीय होती है, यह सर्वमान्य भाषा है, साथ ही साथ यह व्याकरण सम्मत होती है। मानक भाषा कैसे होगी, व्याकरण सम्मत होगी। इसमें जो है मानव शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, मानव शब्दावली का। यह सभी तरह की अशुद्धियों से मुक्त होती है, साथ ही साथ इसमें आपको तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग दिखाई पड़ता है। क्लियर, ये सब मानक भाषा की क्या है, विशेषताएं हैं, खासियतें हैं। तो मानक भाषा क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मानक भाषा की बात करते होंगे। अब बात करेंगे भाषा की प्रकृति की कोई 3 विशेषताएं। भाषा की जो प्रकृति है, जो नेचर है लैंग्वेज का, भाषा का, उसके बारे में बताइए। तो भाषा की अगर प्रकृति की बात करें, भाषा की प्रकृति की विशेषताएं निम्नलिखित दी जा रही है। नंबर 1, भाषा जो है वो सामाजिक वस्तु है, भाषा समाज में काम आती है, भाषा सर्वव्यापक है, यानी सभी लोग जान सकते हैं, सभी सीख सकते हैं, सब तक पहुंचती है, भाषा सर्वव्यापक है। साथ ही साथ भाषा सामाजिक वस्तु है, भाषा सर्वव्यापक है, साथ ही साथ भाषा को हासिल किया जाता है, इसे सीखना पड़ता है। अर्जित, भाषा अर्जित वस्तु है, अर्जन अनुकरण द्वारा होता है, यानी भाषा आपको दान में नहीं मिल सकती, भाषा आपको विरासत में नहीं मिल सकती, आपको भाषा सीखनी पड़ेगी, अर्जित करनी पड़ेगी। और अर्जित कैसे करोगे, सीखो कैसे, फॉलो करके, कॉपी करके, अनुकरण करके, है ना, सामने वाले को देख के उसको फॉलो करके, अनुकरण कहते हैं इसे, ठीक है, कॉपी करना, अनुकरण करना, ठीक। फिर भाषा का प्रवाह अविच्छिन्नीय है, भाषा का प्रवाह जो होता है अविच्छिन्नीय, यानी उसको तोड़ा काटा नहीं जा सकता भाषा को। और क्या, यह मानव विचारों की वाहक और अभिव्यक्ति का माध्यम है, यानी इंसान के जो विचार हैं इनको अभिव्यक्त करना, इंसान के जो आप कह सकते हो विचार होंगे उनको उनको वाहन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना भाषा को, है ना। अभी मैं कहीं और रहता हूं पर मैं कहीं और से आपको पढ़ा रहा हूं, किस माध्यम से, भाषा के माध्यम से। यानी भाषा उस ज्ञान को जो मैं आपको देना चाहता हूं और जो आप चाहते थे ढूंढना पढ़ना, वो ज्ञान आप तक पहुंच रहा है, किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से। तो मेरी बात को आप तक लेकर गई, पहुंचाई वाहन के रूप में ना, भाषा थी। तो भाषा जो है मानव विचारों का वाहक होती है, साथ ही साथ अभिव्यक्ति का भी माध्यम है। ये सब भाषा के बारे में, भाषा की ये क्या है, प्रकृति है ना। कोई 2-3 विशेषताएं पूछेगा, आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1, भाषा सामाजिक वस्तु है, भाषा सर्वव्यापक है, भाषा अर्जित वस्तु है जो अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है, साथ ही साथ भाषा का प्रभाव अविच्छिन्न होता है, और यह मानव विचारों की वाहक और अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। ये सब क्या हो गया, भाषा के बारे में, भाषा की विशेषताएं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, बहुभाषिता शिक्षण की अधिगम सामग्री के नाम लिखिए। जो बहुभाषिकता यानी कि मल्टी लैंग्वेज जब सिखाते हैं तो उसमें जो शिक्षण सामग्री, जो स्टडी मटेरियल लगता है क्या क्या, उसकी बात करते हैं। तो भाई अगर बात करें भारत के बहुभाषी समाज में, भारत एक बहुभाषी देश है क्योंकि भारत में एक से ज्यादा प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। भारत के समाज में एक से ज्यादा टाइप की लैंग्वेज भाषाएं आपको दिख जाएंगी, इसलिए भारत क्या होगा, बहुभाषी, या फिर अंग्रेजी में कहूं तो मल्टीलिंगुअलिज्म हो गया, ठीक है। तो बहुत बच्चे जो होते हैं वो भाषा को सीखते हैं और कई भाषा सीखते हैं पढ़ते वक्त, है ना। हम सब नहीं पढ़ा होगा तो संस्कृत भी पढ़ा होगा, हिंदी भी पढ़ा होगा, अंग्रेजी भी पढ़ा होगा, ये तीनों भाषाएं हम पढ़ चुके हैं ना, तीनों भाषा को हमने पढ़ा। तो भाई जो बच्चे भाषा सीखते हैं उन्हें किन किन सामग्री का प्रयोग करके सिखाना होता है, भाषा विषयक चार्ट, भाषा के बारे में एक चार्ट प्रिपेयर करके, चित्रात्मक कार्ड, ऐसे कार्ड जिन पे चित्र बने होंगे जिससे नए नए शब्द पहचानने होंगे भाषा के, और क्या, शब्द पट्टी, फिर शब्द सूची, फिर चकती यानी कि स्लेट बोर्ड जिसे कह सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं भाई किसी भी बहुभाषी समाज में भाषा को सिखाने के लिए, है ना, उसकी सामग्री के लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई बहुभाषी देश है, राष्ट्र है, स्थान है, क्षेत्र है, तो वहां पर इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ेगी भाषा को सिखाने के लिए, समझने के लिए। क्लियर।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी इकाई 1 यहीं पर कंप्लीट होती है। इकाई 2 जिसका नाम है भाषा अधिग्रहण और भाषा सीखना, ये इकाई 2 है। इस पर भी अंक आवंटित है कुल 4। इकाई 1 पर भी कितने अंक आवंटित थे? 4 आवंटित थे। इस पर भी कितने अंक आवंटित है? 4। तो इस दूसरी इकाई जिसका नाम है भाषा अधिग्रहण और भाषा सीखना, इसकी बात हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी आते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस इकाई से लॉन्ग क्वेश्चन तो आते नहीं है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते नहीं, वेरी शॉर्ट ही आते हैं, अति लघु उत्तरीय ही आते हैं। तो हमें भी क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन को ज्यादा पढ़ना नहीं है ना, एक आध दो बहुत कम ही आते हैं ऐसे नाम मात्र के, तो हमें लॉन्ग क्वेश्चन को बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक, अभिव्यक्ति के सिद्धांत को समझाइए। अभिव्यक्ति का यानी कि किसी भी चीज को अभिव्यक्त करना, एक्सप्रेस करना, इसका प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत क्या है? यानी अगर आपको अभिव्यक्त करना है, कोई बात को दर्शाना है, सबके सामने रखना है, तो किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना? किस रूल को फॉलो करना पड़ेगा, किस सिद्धांत से चलना होगा। ठीक है, तो जो बच्चा होता है, जो बालक होता है, वो सदैव अधिक से अधिक अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो जो भी बच्चा होगा, अगर आप उसे बोलने का, अपनी बातों को रखने का, अभिव्यक्त करने का, विचारों को सामने रखने का प्रयास आप उसे मौका नहीं दोगे, तो वो फिर सही तरीके से विकास नहीं कर पाएगा। तो बालक को अधिक से अधिक अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान होने ही चाहिए। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो शिक्षक को क्या करना चाहिए भाई? शिक्षक को हर कक्षा में कम से कम बोलने का प्रयास करना चाहिए और सामने वालों से ज्यादा बुलवाना चाहिए, यानी बच्चों से, यानी बच्चों को ज्यादा बोलने दो, खुद कम बोलो, है ना? ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अधिक से अधिक बोलने का अवसर बालकों को ही, छात्रों को ही प्रदान करना चाहिए। इसमें छात्रों में एक और शब्द भंडार एवं क्रमशः रूप में प्रस्तुतिकरण की योग्यता विकसित होगी। यानी बच्चे ज्यादा बोलेंगे तो क्या होगा, वो ज्यादा शब्दों का प्रयोग करेंगे, यानी उनकी जो शब्दावली, वो कैब होगा उनका, वो सुधर जाएगा। बहुत सारे शब्द वो सीख पाएंगे नए नए, जिनको नहीं आता होगा दूसरों को बोलता हुआ देख के तो भी सुन लेंगे, तो भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे इन बातों का। तो क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुतिकरण करने की योग्यता आ जाएगी। वहीं दूसरी ओर उनमें आत्मविश्वास की भावना का भी आएगा कि हमें बोलने दिया जाता है, हम जब भी बोलते कोई टोकता नहीं है, है ना? तो उनको पूरी आजादी मिलती है, छूट मिलती है। तो बच्चे का आत्मनिर्भर भी होता है, वो उसका इस तरह का विकास भी होता है, जो कि भाषा विकास के लिए बहुत आवश्यक है। ये सारी चीजें जो है अभिव्यक्ति के नियम कानून है, रूल्स हैं। यानी अगर आप अभिव्यक्ति कर रहे हो, उदाहरण के तौर पर अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूं और अपने विचार बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं आपके सामने अभिव्यक्त कर रहा हूं। और अभिव्यक्त का मतलब क्या होगा यहाँ पर? अभिव्यक्त का मतलब यहाँ पर दर्शाना हो गया ना। अभिव्यक्त का मतलब क्या है? दर्शाना। तो अभी कैसे दर्शाएंगे, कैसे अभिव्यक्त करेंगे? तो भाई बच्चों को क्लास में सबसे ज्यादा बोलने देना चाहिए, अध्यापक को कम से कम बोलना चाहिए और छात्रों को ज्यादा बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिए। इससे होगा क्या? बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, इससे बच्चों का जो शब्दकोश है, शब्द भंडार है, वो बढ़ेगा, उसमें बढ़ोतरी होगी, ये सारी चीजें होंगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल अगला देखिए, त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है, त्रिभाषा सूत्र क्या है? पहले भी आप जानते होंगे, है ना? हमारे देश में जो शिक्षा नीति है उसके हिसाब से प्राइमरी और मिडिल लेवल तक बच्चों को कम से कम 3 भाषा सीखनी चाहिए, है? कम से कम 3 भाषा सीखी जाएंगी, सिखाई जाएंगी। यही है त्रिभाषा सूत्र। तो त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा फॉर्मूला जो है, त्रिभाषा सूत्र जो है, सन 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने त्रिभाषा सूत्र की रचना की थी। उन्होंने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यानी कि 3 भाषा सूत्र इसे बनाया था। अब इसका मंडल का जो कमेटी बनी थी, जो मंडल बना था, कमेटी कमीशन बना था, इनका दावा था कि भाई त्रिभाषा सूत्र भाषा समस्या का सर्वोत्तम हल है। भाषा की जो परेशानी है हमारे देश में, ठीक है, अब आप देखोगे ना, पढ़ाई किसी और लैंग्वेज में होती है मीडियम में, और नौकरी भाई किसी और चीज की मिलती है, और जिस इलाके में रह रहे हैं वहां पर अलग भाषा बोली जा रही है। तो इतनी सारी भाषाओं को कैसे लेकर चलेंगे साथ में? ठीक है, तो इसी समस्या का हल करने के लिए ये जो भारतीय शिक्षा मंडल था, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल जो था, इसने त्रिभाषा सूत्र का आविष्कार किया। यानी त्रिभाषा सूत्र दिया, आविष्कार मतलब ये सामने रखा इस प्लान को, और इसमें बताया गया कि ये सभी प्रकार की भाषा की समस्याओं को हल करेगा। और त्रिभाषा सूत्र जो है ये बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत सर्वोत्तम है भाषा की प्रॉब्लम को हल करने के लिए। ठीक है, सन 1957 में भारत सरकार ने क्या किया, अब ये आया था 1956 में रिपोर्ट आई थी, फिर सन 1957 में भारत सरकार ने क्या किया, इस मंडल द्वारा, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल द्वारा जो त्रिभाषा सूत्र बनाया गया था,
ठीक है, उसको स्वीकार भी कर लिया, सरकार ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। और यह स्वीकृत त्रिभाषा सूत्र के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक बालक को निम्नलिखित 3 भाषाओं में अनिवार्य रूप से पढ़नी होगी। यानी जब सरकार ने डिसाइड कर लिया कि हाँ त्रिभाषा सूत्र पढ़ाया जाएगा, अब इस त्रिभाषा सूत्र में था क्या, इसमें क्या रखा गया था, प्रावधान क्या थे? तो नंबर 1 कि भाई इस सूत्र में हिसाब से, इस त्रिभाषा सूत्र के हिसाब से प्रत्येक बालक जो होगा ना उसे 3 भाषा अनिवार्य रूप से पढ़नी पड़ेगी। प्रत्येक बालक को माध्यमिक शिक्षा में जो भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसे ये कम से कम 3 भाषा सीखनी होगी। कौन सी 3 भाषा है? नंबर 1 मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा, अपनी मदर टंग या फिर अपने इलाके में चलने वाली रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। फिर अंग्रेजी भी पढ़नी पड़ेगी। और तीसरा हिंदी अथवा एक आधुनिक भारतीय भाषा, या तो हिंदी पढ़िए या तो कोई और आधुनिक भाषा पढ़िए, हो सकता है संस्कृत पढ़ सकते हैं, हो सकता है फ्रेंच जापानी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 2 भाषा तो कंपलसरी होगी, अपने इलाके की भाषा और दूसरा हिंदी कंपलसरी है, और अंग्रेजी कंपलसरी है, उसमें फिर हिंदी भी हो सकता है। हिंदी के अलावा और जो सब्जेक्ट चल रहे हैं तीसरी भाषा के रूप में वो भी आ सकते हैं। यानी यहाँ पर 3 भाषा फिक्स, पहला तो मदर टंग अपना है ना, मदर टंग या फिर क्षेत्रीय भाषा, दूसरा भाई आपको अंग्रेजी आनी ही चाहिए, अंग्रेजी आजकल कंपलसरी है, और तीसरा या तो हिंदी बोलिए या फिर आसपास में कोई और भाषा चलते हुए इस इलाके में तो उस भाषा को, यानी 3 भाषा यहाँ पर चुन ली गई, ठीक। इसे ही त्रिभाषा सूत्र या 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बोला गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, भाषा अर्जन के कोई 2 सिद्धांत, भाषा सीखते वक्त कोई 2 सिद्धांत, कोई 2 प्रिंसिपल ध्यान में रखने होते हैं। तो भाषा सीखने वाले जो प्रिंसिपल्स हम ध्यान में रखते हैं भाई उसकी बात करते हैं। तो भाषा अर्जन के लिए भाषा शिक्षण के दौरान प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांत निम्न है। नंबर 1 स्वाभाविकता का सिद्धांत, यानी स्वाभाविक रूप से, नेचुरल रूप से सीखना पड़ेगा। दूसरा प्रयत्न करने का सिद्धांत, यानी इसमें खुद ट्राई करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा सीखने के लिए। सामने वाला सिखा रहा है, आप कोई प्रयत्न नहीं करे तो आप उस भाषा को सीख नहीं पाओगे। तो भाषा अर्जन के लिए खुद से प्रयास करना ही पड़ता है। तीसरा बोलने और लिखने में सामंजस्य का सिद्धांत, इसमें बोलना और लिखना इन दोनों में प्रॉपर सामंजस्य यानी प्रॉपर रिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर इसमें अब बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। और क्या रुचि का सिद्धांत, इसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए तभी सिखा पाएंगे। अगर उस भाषा में लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, छात्रों का, बालकों का पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो भाषा सीखी नहीं जा सकती, अच्छे से तो नहीं सीखी जा सकती, ठीक है। तो ये सब क्या है, भाषा अर्जन के सिद्धांत है। यानी जब आप भाषा सीखोगे या भाषा सिखाओगे दूसरों को तो आपको इन 4 बातों को ध्यान रखना है। स्वाभाविकता का सिद्धांत ध्यान रखना है, फिर उसके बाद आपको प्रयत्न का सिद्धांत ध्यान में रखना है, उसके बाद बोलने और लिखने में सामंजस्य का आपको सिद्धांत ध्यान में रखना है, और रुचि का सिद्धांत भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे सिद्धांत, ये सारे प्रिंसिपल्स काम आते हैं भाषा अर्जन सिखाते वक्त, सीखते वक्त। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अगला देखिए, भाषा एक बच्चे के लिए संसार को समझने का माध्यम है। कैसे? भाषा जो है वो एक बच्चे के लिए क्या होता है, इस पूरे संसार को, दुनिया को समझने का उसके लिए एक माध्यम है। कैसे हो सकता है, कैसे होगा? तो भाई भाषा एक बच्चे के लिए संसार को समझने का माध्यम कैसे है, तो वो अपने काम का संचालन करेगा, भाषा के माध्यम से अपना काम चला पाएगा। दूसरा, दूसरों का क्रियाकलाप और ध्यान का संचालन करेगा, दूसरों के भी हरकतें देख सकता है, क्रियाकलाप देख सकता है, खेलना, समझना, समझाना, जीवन को बयान करना, जुड़ना, तैयारी, ये सारी बातें हो सकती हैं, है ना, किसकी मदद से? भाषा के माध्यम से। तो इस संसार को समझने के लिए व्यक्ति को भाषा आनी ही चाहिए, भाषा उसे अर्जित करनी ही पड़ेगी, है ना, भाषा सीखना ही पड़ेगा, वरना वो बहुत सारी चीजें छूट जाएगा। जो भी हमने गिनाए, जो भी हमने देखा, ये सारी चीजें छूट जाएंगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला देखिए, बच्चों के भाषा विकास की अवस्थाओं के नामों का उल्लेख कीजिए। बच्चे जिस जिस अवस्था में भाषा सीखते हैं ना, उस अवस्था का उल्लेख करना है, ठीक है। बच्चे जो है ऐसे तो देखा जाए, रूसो ने दिया ये परिभाषा, ये जो कैटेगरी किया उसने कि इस उम्र में इस भाषा, इस अवस्था में इस भाषा, है ना। तो रूसो ने बालकों की 3 अवस्थाओं की कल्पना ही की थी, 3 अवस्था उसने बताई थी कि जैसे कि पहला शैशवावस्था, है ना, ये 1 से 5 वर्ष तक रहेगी इनके हिसाब से। फिर उसके बाद आता है बाल्यावस्था जो कि 6 से 12 साल का रहता है, 6 से 5 से 12 तक। फिर किशोर अवस्था जो कि 12 वर्ष से 20 वर्ष तक रहता है। ये 3 अवस्थाएं हैं, और इन तीनों अवस्थाओं में बच्चे जो भाषा को अलग अलग तरीके से सीखते हैं, लैंग्वेज को सीखते हैं। शैशवावस्था 1 से 5 वर्ष तक रहती है। फिर उन्होंने बताया था बाल्यावस्था जो कि 5 से 12 रहती है, और उसके बाद भाई किशोर अवस्था 12 से भाई पूरा 20 वर्ष तक रहता है। ये 3 अवस्थाओं में बच्चे जो है भाषा सीखते हैं। इन 3 अवस्थाओं में बच्चे जो है भाषा को अलग तरीके से देखते हैं। यही 3 अवस्थाएं हैं जिनमें बच्चे का भाषा का विकास होता है, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए कि बच्चों में भाषा संबंधित त्रुटियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। बच्चों में भाषा संबंधी जो गलतियां होती है, जो त्रुटि होती है, उसका वर्णन करना है। यानी जिन चीजों से भाई बच्चों को भाषा सिखाने में क्या होती है, गलती होती है ना, जब वो भाषा सीखते क्या गलती होती है। तो पहला भाई उच्चारण संबंधी त्रुटि,
यानी प्रोनाउंसिएशन करना, उच्चारण करने में गलती हो जाती है बच्चों से। और क्या गलती होती है? व्याकरण संबंधित गलतियां होती है ना, मात्राएं सही नहीं होती है ना, जो व्याकरण हम इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा गलत रहता है हमारा। और क्या? पाठन संबंधित त्रुटियां, पढ़ने संबंधित गलतियां भी करते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, इन सबको हाव के साथ नहीं पढ़ते। फिर लेखन संबंधित त्रुटियां, लिखने में भी परेशानी आती है, स्पेलिंग रॉन्ग होती है, मात्राएं गलत होती है। फिर शब्दावली संबंधित त्रुटियां, जो शब्द होते, शब्द भंडार है ना, उनसे संबंधित भी त्रुटि गलती हमसे हो जाती है। तो ये जो जितना भी आप देख पा रहे हो, ये सब वो त्रुटियां, वो गलतियां हैं जो भाषा सीखते वक्त बच्चे अक्सर करते हैं, या कोई भी व्यक्ति जो भाषा सीखेगा तो ऐसी कई गलतियां करेगा। इन्हें ध्यान में रखना और इनसे बचना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए भाई, तीसरी इकाई। आगे हम अब तीसरी इकाई पर आ जाएंगे। हमारी 2 इकाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो तीसरी इकाई जिसका नाम है भाषा की कक्षा और भाषा कौशल, इस इकाई पर अंक आवंटित है कुल 6। टोटल कितने मार्क्स अलॉटेड है? 6 मार्क्स। तो चलिए इकाई 3 की बात करते हैं। अगर हम बात करें इकाई 3 की, भाषा की कक्षा भाषा कौशल, अंक अलॉटेड इस पर कितने मार्क्स, कितने अलॉटेड है इसके ऊपर? 6। टोटल 6 मार्क्स। अभी तक की जो 2 यूनिट थी 4-4 नंबर की थी, ये तीसरी यूनिट कितने मार्क्स के? 6 मार्क्स के। तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी बड़ी है, ध्यान रखिएगा। तो बात करें इस इकाई के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। सबसे पहला, भाषाई कौशल, भाषा की स्किल क्या है, कौशल क्या है, ये थ्योरी को छोड़ दो, ठीक है। अभी मैं अपने मन से बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो। भाषा कौशल क्या है, अपने शब्दों में लिख पाओगे, ठीक है। भाषा को बोलने, सुनने, समझने और लिखने के लिए जिन, आप कह सकते हो, कौशलों की आवश्यकता होती है, जिन स्किल्स की आवश्यकता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? भाषा कौशल कहते हैं। भाषा कौशल जो है एक प्रकार से हमारे लिए वेपन है, हथियार है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? अपने विचार, अपनी बातें, है ना, ये सब दूसरों के सामने रख सकते हैं, ठीक है। और दूसरों का भी विचार, बातें जो हम समझ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ भाषा के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भाषा के माध्यम से होता क्या है? मनुष्य जो है कई ऐसे शब्द का प्रयोग करता है जिससे वो अगर उन शब्दों को कंट्रोल में करे, उन शब्दों को नियोजित करके रखे, सुनियोजित, अरेंज करके, उन्हें अपने बस में करके, कंट्रोल में करके बोले या लिखे, तो क्या होता है? उसका बहुत अच्छा असर निकल के आता है। तो यही क्या है? अभिव्यक्ति है ना। लैंग्वेज को एक्सप्रेस करना, लैंग्वेज को जाहिर करना, वही लैंग्वेज की अभिव्यक्ति, भाषा की अभिव्यक्ति है, ठीक है। मुंह से बोलकर विचार करने को मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। जब आप मुंह से कोई चीज बोलते हो तो वो क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति है। जब आप कुछ लिखते हो, क्या होगा? वो लेखन अभिव्यक्ति होगा। जब आप कुछ पढ़ते हो तो पठन वाला, ठीक है। लिख को, विचार को प्रकट करने को लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। जीवन में मौखिक अभिव्यक्ति का विशेष महत्व होता है। जो ओरल बोलना होता है ना, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। अभी मैं जितना भी बोल रहा हूं, ओरल बोल रहा हूं कि लिखित बोल रहा हूं? ओरल ही बोल रहा हूं, रिटर्न तो बोल नहीं रहा। तो ओरल का बहुत महत्व होता है, मौखिक अभिव्यक्ति का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, महत्व होता है, ठीक है। ये क्या है? भाषाई कौशल है, लैंग्वेज की स्किल है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज की स्किल हो गई, अगला बढ़े। अगला सवाल देखिए कि बोलने के कौशल के विकास की गतिविधियों का संक्षेप में बतलाइए। बोलने के जो कौशल चाहिए, बोलने के कौशलों के विकास, यानी बोलने में जिन जिन कौशलों का, जिन जिन स्किल का डेवलपमेंट, विकास होता है, उनकी गतिविधियों के बारे में बतलाना है। उसके बाद गतिविधियों के बारे में थोड़ा लिखना है। तो भाई अगर शुद्धता संबंधी बोलने के कौशल के विकास की गतिविधियां की बात करें, यानी सही तरीके से, शुद्ध तरीके से बोलने के लिए जो कौशल चाहिए, बोलने के लिए जो स्किल चाहिए, वो यहाँ पर भाई बताई गई है। नंबर 1, भाषण। बोलने के लिए बहुत अच्छा आपको क्या आना चाहिए? भाषण आना चाहिए। दूसरा, अंताक्षरी प्रतियोगिता। अंताक्षरी आपने खेला होगा ना, देखा होगा कि जिस गाना जो खत्म होता है तो लास्ट वाला जो शब्द आता है उससे दूसरे वाले को गाना गाना पड़ता है ना। अंताक्षरी भी होती है, ऐसी प्रतियोगिता भी होती है। और क्या? वाद विवाद प्रतियोगिता, जिसे हम डिबेट भी कहते हैं। फिर कथोपकथन, यानी कथा कहना। फिर उसके बाद विचार गोष्ठी, हम कवि सम्मेलन, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर विचार करना, डिस्कशन करना, कवि सम्मेलन में जाना, कहानी कथन, और तो और इसमें भाई आपको क्या क्या मिलेगा? और भी चीजें, और चीजें क्या आएंगी इसमें? चित्रमाला, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब बोलने के कौशल की गतिविधियां हैं। ये सब जब बोलते हैं तो ये सारे स्किल्स व्यक्ति को आते हैं। तो ये सारी गतिविधियां जो है, ये कौन सी गतिविधियां है? बोलने के कौशल की गतिविधियां, यानी कि उसकी एक्टिविटीज है। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, प्रहसन किसे कहते हैं? प्रहसन क्या है? प्रहसन किसे कहते हैं? तो प्रहसन, हास्य की अगर बात करें हम, नाम में ही है प्रहसन, हास्य, यानी कि कॉमेडी, थोड़ा कॉमिक। कैसा रहेगा? ये कॉमिक रहेगा, हास्य रस वाला रहेगा। प्रहसन हास्य ऐसा होता है, इसे बोलते हैं, ये क्या है कि एक्चुअल में यह एक व्यंग्यात्मक नाटक है, यानी इसमें व्यंग होता है, इसमें व्यंग प्रधान होता है, इसमें कॉमेडी रहेगी। ये ऐसा नाटक है जिसमें कॉमेडी ज्यादा रहेगी। इसमें समाज में चल रही जो भी झूठ, बेकार, गलत चीज होगी, उसको हास्य के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, ठीक है।
तो समाज में चल रही तत्कालीन प्रचलित जो बुराइयां होती है, आडंबर यानी झूठ होता है, आडंबर और पाखंडपूर्ण आचरणों के प्रति उपहास मिश्रित व्यंग का भाव रहता है। ठीक है, मजाक उड़ाते हुए। ठीक है, जो भी हमारे देश में, हमारे समाज में कुछ अंधविश्वास जैसा होगा, झूठ होगा और लोग उसको बड़ा मान रहे होंगे, तो ऐसे चीज को गलत साबित करके उसका मजाक उड़ाते हुए आप कह सकते हो इसमें भी एक तरह से अभिव्यक्ति होती है, हास्य वाली, हंसने वाली। ठीक है, और क्या, इसके पात्र समाज में पनपने वाले ढोंगी एवं पाखंडी किस्म के चरित्र होते हैं। अब इस प्रहसन नाटक के अगर पात्र देखोगे तो आपको जानबूझकर ऐसा इसमें कैरेक्टर दिखाई देंगे जो भ्रष्ट होंगे, जो लोग समाज के बुरे लोग होंगे, जो गलत चीजों को चुनते होंगे। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक अंधेर नगरी इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। अंधेर नगरी, चौपड़ राजा, सुनाई होगा आपने कहावत भी। तो ये एक प्रहसन है, नाटक है। प्रहसन यानी कि कॉमिक नाटक है ना, कॉमिक वे में नाटक रहेगा लेकिन कॉमिक वे में रहेगा ये, इसे क्या कहेंगे, प्रहसन, यानी ये हास्य व्यंग प्रधान एक तरह से नाटक होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, वार्तालाप की विशेषता बताइए। वार्तालाप यानी बातचीत, बातचीत की क्या खासियत होती है, क्या विशेषता होती है, वार्तालाप की विशेषता बताइए। तो वार्तालाप में भाई, वार्तालाप की कई विशेषताएं हैं, उनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, वार्तालाप में वाद विवाद और बहस की कोई गुंजाइश नहीं होती। बातचीत कर रहे हैं तो उसमें आप बहस नहीं करेंगे, है ना, उसमें आप भाई बहुत ज्यादा आपका कुछ भी इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप सामने वाले को जीतने हराने इसके काम कर रहे हैं। भाई वार्तालाप में, बातचीत में आप कुछ चीजों का आदान करते हो, कुछ चीजों का प्रदान करते हो, कुछ चीजें देते हो, इन्फॉर्मेशन कुछ सामने से लेते हो, तो ये आदान प्रदान जो होता है ये चल सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वार्तालाप में कुतर्क और बेसिर पैर की बातें नहीं होनी चाहिए। वार्तालाप यानी जब बातचीत होगी तो कोई भी बेसिर पैर की, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, फालतू बात, ये सब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वार्तालाप में माधुर्य और शालीनता होनी चाहिए। वार्तालाप जो होनी चाहिए एकदम मीठे तरीके से बोलना चाहिए, बहुत सभ्य शालीन तरीके से बोलना चाहिए। ठीक है, और क्या, परस्पर धैर्यपूर्वक सामने वाले की बात को सुनने का अभ्यास होना चाहिए, यानी सामने वाले की बात सुनने का प्रैक्टिस होनी चाहिए आपके पास, तभी तो सामने वाला अच्छी भाषा बोलेगा, या फिर वो बोलेगा तो उससे लगेगा कि सामने वाले को इंटरेस्ट आ रहा है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये सब क्या है, ये वार्तालाप बातचीत की विशेषता है। अगर आपको किसी के साथ अच्छी बातचीत करनी है ना, तो ये सब ध्यान में रखो, इन चीजों को फॉलो करो, टिप्स है ये अच्छी कम्युनिकेशन की। और आजकल के जमाने में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है भाई। लड़के परेशान में लड़कियों से बात करना नहीं आता, लड़कियां परेशान लड़कों को बात करना नहीं आता, तो ये कम्युनिकेशन कैसे होगा, है ना, ये वार्तालाप कैसे होगा, अच्छे वार्तालाप की विशेषताएं हैं ये। तो अच्छे वार्तालाप की क्या विशेषताएं हैं भाई, अच्छे वार्तालाप की विशेषताएं हैं कि इसमें वार्तालाप में कोई वाद विवाद, कोई बहस नहीं होनी चाहिए। फिर क्या भाई, इसमें कोई भी इलॉजिक, बेसिर पैर की बात, कुतर्क नहीं करना है। और क्या, इसमें भाई धैर्य पूर्वक यानी पेशेंस के साथ सामने वाले की बात को पूरा सुनना रहेगा, है ना, पूरा सुनने का अभ्यास करना होगा। फिर वार्तालाप की भाषा में आप देखोगे गतिशीलता और प्रवाह होना चाहिए, यानी कि कंटिन्यू बातचीत चले, बीच में रुकावट ना आए, साथ ही साथ ये गतिशील हो, यानी जिस गति से बातचीत हो रही है उसी गति से कंटिन्यू रहे। ठीक, और क्या, वार्तालाप में हाव भाव के अनुसार विचारों के व्यक्ति होने चाहिए, जैसे हाव भाव दिख रहे वैसे ही विचार होने चाहिए। अगर खुशी वाले हाव भाव दिख रहे हैं तो भाई इसमें भी क्या रहेगा, व्यक्ति में अब खुशी वाले हाव भाव दिखाई देंगे। ठीक है, वार्तालाप में हाव भाव के अनुसार विचारों की अभिव्यक्ति होती है, यानी ऐसे विचार को ही प्रेजेंट करेंगे हाव भाव देखकर। ये सब क्या है, ये सब वार्तालाप यानी बातचीत की खासियतें हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। यानी अगर किसी को सीखना है कि सामने वाले से बात कैसे करते हैं, प्रभावित कैसे करते हैं, तो ये बातें सीख लीजिए। ठीक है, वाद विवाद नहीं करना है, बहस नहीं करना है। ठीक है, इसमें इलॉजिक चीजें, कुतर्क कोई बात करनी नहीं है। ठीक है, बहुत शांत तरीके से, मधुर तरीके से, शालीनता से बात होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें सामने वाले की बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना भी चाहिए। और क्या भाई, वार्तालाप की इस भाषा में गतिशीलता और प्रवाह होना चाहिए, गतिशील और आप कह सकते हो फ्लुएंसी हो। ठीक है, और इसमें हाव भाव के अनुसार ही विचार करना चाहिए। क्लियर है, ये सब क्या है, ये एक अच्छी आप कह सकते हो वार्तालाप, बातचीत की विशेषताएं हैं, यानी बात करना सिखा दिया गया है, अच्छे से कैसे बात करते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल है, सक्रिय अधिगम पद्धति के दो उद्देश्य लिखिए। जो सक्रिय, एक्टिव लर्निंग मेथड, सक्रिय अधिगम पद्धति, इसके दो ऑब्जेक्टिव्स, कोई दो उद्देश्य लिखिए। नंबर 1, कक्षागत प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता करना। ठीक है, इससे होगा क्या, कक्षा में, क्लास में जो होगा एक ऐसी प्रक्रिया हो जिसमें सब लोग शामिल होंगे, हैं, सक्रिय एक्टिव शामिल होंगे। दूसरा, स्वयं करके सीखना, इसमें स्वयं करके सीखना हो रहा था ना, ये सीधे नहीं सीखना, इसमें स्वयं करके सीखा जाता है। सक्रिय अधिगम सिद्धांत में खुद ही एक्टिव होकर सीखते हैं।
और क्या, इसमें समूह में रहकर ग्रुप में झुंड बनाकर सीखते हैं। साथ ही साथ इसको पढ़ना, चिंतन करना, ये सब समूह बनाकर होता है, ग्रुप बनाकर होता है, ठीक है। और क्या, इसमें क्रियाकलाप गतिविधि आधारित अध्ययन होते हैं। इसमें जो भी अध्ययन होगा वो एक्टिविटीज पे बेस होगा, एक्टिविटीज पर आधारित होगा, है ना, वहीं से ये सारी एक्टिविटीज होंगी। तो जो सक्रिय अधिगम सिद्धांत है, सक्रिय अधिगम पद्धति है, उसका उद्देश्य क्या है? कक्षागत प्रक्रिया में सक्रिय होना, यानी क्लासरूम में चल रही एक्टिविटी में शामिल होना। दूसरा, स्वयं करके सीखना किसी भी चीज को। तीसरा, समूह में रहकर पढ़ना, लिखना, सीखना, ये भी होगा। फिर क्रियाकलाप गतिविधि, यानी जो एक्टिविटीज, एक्शंस हो रहेंगे उस पर आधारित यहाँ पर अध्ययन है, यहाँ उसके लिए प्रमोट करना, उसके लिए प्रेरित करना कि अध्ययन जो रहेगा वो कैसा हो, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो, क्रियाकलाप, यानी कुछ हरकत, कुछ एक्टिविटी, कुछ क्रिया करके सीखना, है ना। क्लास में बैठ के सिर्फ मुंह से बोल के, थ्योरी से नहीं, रट के नहीं, कुछ करके सीखना खुद से। तो ये सब क्या है? ये सब सक्रिय अधिगम पद्धति है, उसके ये उद्देश्य है, सक्रिय अधिगम पद्धति के उद्देश्य। अगला देखिए, सक्रिय अधिगम प्रविधि का क्या अभिप्राय है? इसका मतलब क्या होता है? सक्रिय अधिगम प्रविधि यानी सक्रिय अधिगम या एक्टिव लर्निंग मेथड जिसे कहेंगे, एक्टिव लर्निंग मेथड भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये सक्रिय अधिगम प्रविधि की बात करें तो एक ऐसी मेथड, ऐसी प्रविधि, ऐसी मेथड है जो बालकों को समान अवसर देती है, बालकों को अवसर देती है, अपॉर्चुनिटी देती है। इसमें होता क्या है? इसमें विषय वस्तु में आपस में बातचीत करने का, सुनने का क्या होता है, इसमें काम करना पड़ता है। इसमें आपको विषय वस्तु पर जो टॉपिक दिया गया उसमें सुनेंगे, उसकी बात करेंगे। व्याख्यान सुनने एवं नोट्स लेने के स्थान पर स्वयं करके सीखने का, यानी सामने वाला क्या लिखा रहा है, जैसे उदाहरण के तौर पर गणित के टीचर ने गणित का हल कर दिया, सबने चुपचाप पहले देख लिया, समझ लिया, उसके बाद फिर बिना देखे क्वेश्चन को सॉल्व करना, है ना, ये होता है ऐसा कुछ। तो ये सक्रिय अधिगम प्रविधि कहलाती है, इसे एक्टिव लर्निंग मेथड कहते हैं। यानी टीचर ने सवाल लिखा, बाकी बच्चे इंतजार करें कब टीचर उसको हल करेंगे, और जो ऐसे छात्र होते हैं, होनहार छात्र, वो क्या करेंगे भाई, सीधा सीधा लिखना स्टार्ट कर देंगे, सीधा सीधा सुनना स्टार्ट कर देंगे, खुद करके सीखेंगे वो सारी चीजों को। क्लियर? तो विषय वस्तु पर आपस में बातचीत करने का, सुनने का, व्याख्यान सुनने और नोट्स लेने के स्थान पर स्वयं करके सीखना, व्यक्तिगत अथवा छोटे समूह में सीखने, पढ़ने में चिंतन करना, है ना। और क्या, कक्षागत प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता करना, कक्षा में चल रही प्रक्रिया में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। फिर गतिविधि आधारित अध्ययन हेतु प्रेरित होना, उत्प्रेरित करना, यानी ऐसी लर्निंग, ऐसी पढ़ाई जो एक्टिविटी बेस्ड हो, गतिशील गतिविधियां हो, इसके अंदर रटने की आवश्यकता ना पड़े, इसमें आप खुद करके सीखे, कोई ना कोई गतिविधि, कोई ना कोई एक्शंस करके सीखे। क्लियर? तो ये सारी क्या है? सक्रिय अधिगम प्रविधि, एक्टिव लर्निंग मेथड भी आप कह सकते हो, एएलएम भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसी प्रविधि है, इस मेथड में ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। बातचीत जो है विषय वस्तु टॉपिक पर होती है, इसमें भाई व्याख्यान सुनने और नोट्स लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसमें स्वयं पर निर्भर रहते हैं, स्वयं करके सीखते हैं। इसमें व्यक्तिगत छोटे समूह वगैरह में बांट दिया जाता है, ठीक है, इससे काम कम हो जाता है। कक्षागत प्रक्रिया में जो होती है, यानी क्लासरूम जो एक्टिविटी होती है उसमें पार्टिसिपेट करना, उसमें सहभागी बनना, इसमें अलग अलग गतिविधि करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है सक्रिय अधिगम प्रविधि का मतलब है, इसका मतलब यही होता है सक्रिय अधिगम प्रविधि का। ये क्या है भाई? ये प्रावधान है, तरीका है। अगला सवाल, शिक्षण के वर्तमान तरीके एवं उनके विश्लेषण को समझाइए। अभी पढ़ाई के जो प्रेजेंट वाले वर्तमान जो तरीके हैं, मेथड्स हैं, वे है, टीचिंग वे है, और उनका जो विश्लेषण है, यानी उनके बारे में डिटेल में जानकारी कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों पढ़ाते, इन सब की जानकारी। तो शिक्षण के वर्तमान तरीके और विधियों की अगर मैं बात करूं तो भाई ध्वनि साम्य विधि, सुनो और बोलो विधि, देखो और कहो प्रविधि, या फिर अनुकरण विधि और प्रश्न युक्ति, प्रश्न विधि, ये सारे जो आप तरीके, मेथड्स, विधियां देख रहे हो भाई, ये वो मेथड्स है, ये वो चीजें हैं जो बच्चों को सीखनी पड़ती हैं। ऐसा इसलिए कि आगे चल के इन भाषाओं को बढ़िया से समझ पाए। तो ये जो भाषा है, ये जो विधियां हैं, इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। भाषा पढ़ाते वक्त अभी जो पढ़ाई लिखाई चल रही है, अभी जो शिक्षण हो रहा है, उसमें आप देखोगे कि भाई उनमें अलग तरीके से पढ़ाते हैं, उनका अलग विश्लेषण होगा। हमारे समाज में आप देखोगे जो नॉर्मल पढ़ाई होती है, पारंपरिक, बहुत समय से चली आ रही है, टीचर आएगा, समझाएगा, प्रश्नोत्तर लिखाएगा, चला जाएगा, ये परंपरा चलती रहती है। ये नहीं भाई, इसके विपरीत, यानी कि शिक्षण देते वक्त, शिक्षण के तरीके के वक्त ध्वनि साम्य विधि, भाई सुनो और बोलने विधि, देखो और कहो विधि, साथ साथ अनुकरण विधि और प्रश्न विधि, ये सारी जो विधियां हैं ये हमें ध्यान रखनी है। ये आजकल के जमाने में काम आती है शिक्षा देने में, है ना, वर्तमान समय यही इस्तेमाल होती है। अब आते हैं इकाई 4 पर, इसका नाम है भाषा कौशल का विकास। इकाई 4, इसका नाम है भाषा कौशल, यानी लैंग्वेज स्किल का डेवलपमेंट। तीसरी इकाई थी 6 अंकों की, चौथी इकाई जो है यह है 4 अंक की। पहली दूसरी इकाई जो थी वो भी 4-4 अंकों की थी,
चौथी इकाई भी 4 अंकों की है, बस तीसरी इकाई जो थी वो 6 अंकों की थी। विषय का नाम, इस इकाई का नाम क्या है? भाषा कौशल का विकास। जो लैंग्वेज स्किल है उसका विकास करना, उसका डेवलपमेंट करना। तो भाषा कौशल के विकास की बात करें, लैंग्वेज स्किल के विकास की बात करें, तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न अगर देखें, ठीक है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। नंबर 1, भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं? भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, यानी कोई भाषा सीखना है तो आपको इस सिद्धांत पे काम करना पड़ेगा, इस प्रिंसिपल पर। तो उन सिद्धांतों की बात करें। नंबर 1, अनुकरण। भाषा सीखने के लिए अनुकरण यानी कि कॉपी, दोहराना, सामने वाले को सुनकर देखकर वैसा ही वो बोलता है तो वैसा ही प्रैक्टिस करना, उसको फॉलो करना, अनुकरण का सिद्धांत, ठीक है, भाषा में सबसे पहला। दूसरा, अनुबंधन का सिद्धांत। तीसरा, प्रेरणा का सिद्धांत। अनुबंधन का सिद्धांत को समझना है ना, उसको बोलना, प्रैक्टिस करना, और फिर उससे प्रेरणा लेना यानी उससे मोटिवेट होना। ये 3 सिद्धांत आपको ध्यान में रखने होते हैं जब आपको कोई भाषा सीखनी है तो, है ना। भाषा शिक्षण के सिद्धांत है, लैंग्वेज लर्निंग के प्रिंसिपल्स हैं, भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। तो भाषा शिक्षण सिद्धांत की अगर बात करोगे तो अनुकरण विधि, अनुकरण सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, साथ ही साथ प्रेरणा का सिद्धांत, ये तीनों आपको देखने मिलेंगे ना। ये सब भाषा शिक्षण क्या सिद्धांत है, यानी कहीं पर भाषा सिखाई जाती है तो इसी माध्यम से सिखाई जाती है, इन बातों का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट अगला देखिए, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की क्या विशेषता है? भाषा शिक्षण जब करते हैं, पढ़ाते हैं, तो इवैल्यूएशन, मूल्यांकन भी करना पड़ता है बच्चों का। जैसे हिंदी का विषय होता है तो हिंदी जब पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, हिंदी व्याकरण ये सब, तो भाई उसमें महत्व है ना उसका मूल्यांकन करने का। उसके एग्जाम क्यों लेते हैं हिंदी की, क्यों उसका मार्क्स देते हैं, तो ये सारे बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसका मूल्यांकन का क्या, तो हम मतलब क्या खासियत है, क्या रोल है, क्या विशेषता है? तो भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की क्या विशेषता है? भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की विशेषता है इवैल्यूएशन की। तो भाई बात करें तो नंबर 1, वस्तुनिष्ठता, जांच में सुगमता, यानी कि वस्तुनिष्ठता, जांच में आसानी हो जाती है ना। और क्या, विश्वसनीयता होती है, यथार्थता होती है, ये बहुत विश्वसनीय होगा, भरोसेमंद होगा, और यथार्थ में होगा, असलियत में होगा। और क्या, व्यवहारिक एवं वैज्ञानिकता, ये पूरी तरह से व्यवहारिक है और साइंटिफिक भी है ना, रियल लाइफ में पॉसिबल भी है, ठीक है। भाई भाषा का मूल्यांकन करना है तो रियल लाइफ में पॉसिबल है, करते हैं। कौन कैसा भाषा बोल पा रहा है उस पर अगर मार्किंग करनी हो तो चेक करना पड़ेगा, बोलना, अटकना, स्पेलिंग, है ना, ये सब चीजें तो भाषा का मूल्यांकन में काम आती है। व्यवहारिकता और साथ ही साथ भाई वैज्ञानिकता, साइंटिफिक अप्रोच, ये सब आती है। तो ये इतना ध्यान रखिए, ये सब क्या है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का क्या है भाई, ये विशेषता है, मूल्यांकन की विशेषताएं, खासियतें हैं। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, पठन के समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? पढ़ते वक्त हमें क्या क्या ध्यान रखना है? अभी ये भूल जाओ, ये पीछे की थ्योरी छोड़ो, खुद से आप सेंस लगाओ, खुद से आप सोचो पढ़ते समय में कैसे पढ़ना चाहिए ना। पढ़ते समय भाई हमें ध्यान रखना है कि हम जो भी चीज को बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, पढ़ना मतलब बोलना, तो उसे हम शुद्ध रूप से एकदम सही बोलेंगे और क्लियर बोलेंगे, स्पष्ट, है ना, मन के मन में नहीं ऐसा बोल रहे हैं कि सामने को समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं, हमें शुद्ध बोलना है और स्पष्ट रूप से बोलना है, ठीक है। इसमें शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण के साथ बोलना ये शामिल होगा। दूसरा, उचित बल और आरोह के साथ विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग करना, यानी कि एक प्रॉपर, आप क्या कह सकते हो, भाषा में कई बार जोड़ देते हो, जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूं वैसे तुम आसानी से समझ जाते हो। अभी मैंने क्या बोला, अभी मैंने कुछ शब्द जोर से थोड़ा ऊंचा बोला और कुछ शब्द को थोड़ा नीचे लाया, है ना। तो यही है, यही भाषा बोलने समय, पढ़ते समय ध्यान रखना पड़ता है इस बात का, कब आवाज ऊंची करनी, कब आवाज नीची। वैसे आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारे, आपने इसके पहले भी कई यूट्यूब के टीचर से पढ़ा होगा, ठीक है। तो कुछ टीचर आपको यूट्यूब के ऐसे भी मिले होंगे या अपने स्कूल लाइफ में मिले होंगे कि भाई वो टीचर क्या करता है, शुरू से लेकर अंत तक एक जैसा ही पढ़ते रहता है। अब वो टीचर आ रहा है बच्चों को पढ़ाने की, खुद ही पढ़ रहा है, पता नहीं चलता। पर कुछ लोग क्या करते हैं, आवाज को थोड़ा नीचे करते हैं, थोड़ा सा नीचे करेंगे, थोड़ा आवाज को ऊंचा उठाएंगे, क्या करेंगे, वो थोड़ा सा अपने आवाज में दम खम लगाएंगे, है ना, थोड़ा सा आप कह सकते हो एनर्जी लाएंगे अपनी आवाज में, अपनी भाषा में, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यही क्या है एक्चुअल में, यही भाषा में आरोह विरोह होता है, यानी यही भाषा में क्या होता है, आरोह अवरोह होता है, उचित बल देना पड़ता है, कहीं जोर देना पड़ता है एकदम। ये सब भाषा की क्या है, स्किल्स है, कौशल है, और ये सारी बातें पढ़ते वक्त ध्यान रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा है, अब मैं यहां पर आपको खुद ही बता दे रहा हूं, पढ़कर एग्जांपल देता हूं कैसे। तो शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़ना, और मैं अब इसको बदल के बोलता हूं, शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़ना। बताओ कौन सी लाइन ज्यादा बेटर लगी, जो मैंने दूसरी बोली, है ना, क्योंकि मैंने इसे पढ़ने में रस लगाया, मैंने इसको पढ़ने में आवाज ऊंची भी की, जरूरत पड़ने पर कहीं नीची भी की, है ना। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है, यही उचित बल और आरोह अवरोह के साथ विराम चिन्ह लगाना, है ना, और फिर पढ़ना। फिर भावना रूप एवं अवसरानुकूल पढ़ा जाए, भाव के अनुसार पढ़ा जाए, अवसर के अनुकूल पढ़ा जाए। मान लो कोई रोमांटिक कविता है ना, बढ़िया सी प्रेम वाली कविता है,
ठीक है, प्रेम वाली कविता, तो उसको पढ़ा जाएगा तो प्रेम होना चाहिए। मान लो कोई दुख भरी कविता है, दुख भरी लाइनें हैं, कविता है, तो उसे पढ़ने के लिए भाई दुख होना चाहिए, मन में थोड़ा बहुत दुख तो होना ही चाहिए, वरना आप उसको हंस हंस के बोल रहे हो तो कैसे हो पाएगा, है ना। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है ना। तो जब भी आप चीजों को पढ़े तो उसे भाव अनुरूप और अवसर अनुकूल पढ़े, यानी भाव के हिसाब से पढ़े और अवसर के हिसाब से पढ़े। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, रस होना चाहिए पढ़ने में। ठीक, और क्या, जैसे श्रोताओं की संख्या अवसर के अनुसार वाणी नियंत्रित करते हुए पढ़ा जाए, यानी सुनने वाले कितने लोग हैं ये देखना, और किस अवसर पर हम बोल रहे हैं ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, और उसके अनुसार हमारे वाणी यानी आवाज को कंट्रोल करना पड़ेगा कि आवाज ऊंची करनी की नीची करनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसे नियंत्रित करके ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, फिर उच्चारण एवं सुर में स्थानीय बोलियों का प्रभाव ना आने दिया जाए, यानी उच्चारण करने में, सुर लगाने में, बोलने में जो स्थानीय बोली हो, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और मैं अभी जहां पढ़ाता हूं, जहां हूं, वहां आसपास मराठी भाषा ही बोली जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र बॉर्डर पर जो है हम क्षेत्र में रहते हैं तो मराठी भाषा ही बोली जाती है, पर आपको क्या मेरे बोलने में मराठी भाषा का अभाव, मतलब मराठी भाषा का समावेश दिखा? क्या आपको मेरी भाषा में मराठी भाषा का समावेश दिखता है? क्या मेरी बोली में आपको मराठी भाषा का असर दिखता है? या मेरी मदर टंग ना एक्चुअली भोजपुरी है, मैं प्रॉपर यूपी से बिलोंग करता हूं, गोरखपुर जिले से, तो मेरी मदर टंग भोजपुरी है, मैं घर पर माता पिता से भोजपुरी में बात करता हूं, अपने रिश्तेदारों से भोजपुरी में बात करता हूं, तो क्या मेरी भाषा में आपको भोजपुरी का असर दिखाई दे रहा है? नहीं। तो एक अच्छा बोलना, अच्छा पढ़ना में बात जरूर शामिल होती है, आप उसमें अपनी मातृभाषा, आप उससे बोलने में अपने स्थानीय भाषा का असर मत मिलने दीजिए, ऐसा पढ़िए कि आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति को एकदम एक्यूरेट लगे, है ना, वैसा पढ़ना रहेगा। ठीक, ये ध्यान रखिए। तो ये सब जो है पढ़ने का टाइम ध्यान रखना पड़ता है, ये सारी बातें जो हम देख रहे हैं ये सब पढ़ने के वक्त ध्यान रखना पड़ता है, यानी एज ए रीडर, एज ए पाठक आपको इन बातों का ध्यान रखना होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। आप कोई शायरी कविता पढ़ेंगे तो नीरस मन से नहीं बोल सकते ना। अभी आपने बहुत सारे ऐसे कवियों को देखा होगा जो कविता बोलते हैं, है ना। अभी एक बहुत कवि फेमस हो रहे हैं, स्वयं श्रीवास्तव, सुना ही होगा आपने, है ना। तो उनकी एक बहुत अच्छी कविता है, क्या कविता है कि भाई मुझको न रोकिए मुझको जाने दीजिए। अब मैंने ऐसे पढ़ा, अब इसको थोड़ा और अच्छे से बोलूं, मुझको न रोकिए मुझको जाने दीजिए, या क्या नजराने दीजिए, ऐसी कई कई शायरी है। अब कविता तो मुझे याद आ नहीं रही, अगर पूरी किसी को अगर आती है तो भाई लिख देना, नीचे कमेंट में कर देना, है ना। मुझको न रोकिए मुझको न नजराने दीजिए, है ना, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए, ज्यादा से ज्यादा होगा क्या हार जाएंगे हम, किस्मत तो हमें हमारी आजमाने दीजिए। हाँ, ये पूरी याद आई, ये स्वयं श्रीवास्तव की लिखी हुई कविता है, पढ़ी हुई कविता है, वो बहुत बढ़िया से गाते हैं, उनका एक अपना अलग तरीका है गाने का। और एक और कवि है कुमार विश्वास, आप सब सुनते होंगे, है ना। कोई दीवाना कहता है कोई पागल कहता है, वो किस तरह से गाते हैं, तो उनकी जो कविताएं होती है उनमें रस होता है। जब वो पढ़ते हैं ना तो अपने ऑडियंस के हिसाब से पढ़ते हैं। कविता का मजा तभी आता है जब उसको कविता के हिसाब से पढ़ा जाए। तो पढ़ने में जिन बातों को ध्यान रखना है वो बातें जरूर ध्यान रखेंगे। क्लियर है, ठीक है, ये सब बातों को ध्यान रखना पढ़ते वक्त एज ए पाठक, एज ए रीडर। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, बच्चों में पढ़ने के कौशल के विकास की विधियों का वर्णन कीजिए। बच्चों में पढ़ने के कौशल के विकास, यानी अगर बच्चों में रीडिंग स्किल्स बढ़ानी है, पढ़ने का कौशल बढ़ाना है, उसका विकास करना है, तो हमें किन विधि का प्रयोग करना है, हमें किस मेथड का प्रयोग करना है। देखिए, तो पठन का अर्थ का मतलब क्या, देखो, लिखी हुई सामग्री को पढ़ते हुए उसका अर्थ ग्रहण करके उसके पश्चात उस पर यानी सोच विचार करना, उसको समझना, चिंतन करना और फिर उसके अनुसार व्यवहार करना, ये पढ़ने में तो चाहिए। देखो, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो अब जैसे कई चीजें यहां पर बोर्ड पर लिखी है, अब इतना सारा लंबी मैराथन क्लास है, इतनी सारी पीडीएफ है, आपको क्या लगता है मुझे सारा का सारा याद होगा एक ही बार में? कई बार मैं भूलूंगा। तो मैं करता क्या हूं, जब इसे पढ़ता हूं तो पढ़ के फिर दिमाग में रिकॉल करता हूं, फिर मैं अपने शब्दों में आपको बताता हूं, ठीक है, जो अभी कर रहा हूं। तो ये पढ़ने की स्किल होनी चाहिए, सबके पास होनी चाहिए। आप देखना, हम लोग पेपर में अपठित गद्यांश भी तो सॉल्व करते हैं ना। टीडी के एग्जाम में हिंदी विषय में अपठित गद्यांश आता है, अनसीन पैसेज आता है इंग्लिश में। तो ये जो अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज आता है, पहले उसे पढ़ना होता है, पढ़ने के बाद उसमें क्या इंफॉर्मेशन, क्या चीज लिखी थी, दिमाग में रिकॉल करना होता है, और उसके बाद फिर उसका उत्तर ढूंढना होता है ना, उसका सोच विचार करके उसके हल पर पहुंच जाते हैं। ठीक, तो पठन कौशल के विकास की जो विधियां हैं, कैसे पढ़ने की स्किल कैसे बढ़ाएंगे, तो नंबर 1 वर्ण उच्चारण विधि, वर्णों का उच्चारण करने वाला मेथड। दूसरा ध्वनि साम्य मेथड, है ना, ध्वनि साम्य विधि, ऐसी विधि जिसमें ध्वनि को समान रूप से उच्चारण करना, बोलना सिखाया जाए। फिर देखो और कहो प्रविधि, किसी चीज को देखो और बोलो। जैसे आप छोटे बच्चे नहीं, आप देखो क्लास में मैम ऐसा बोर्ड पे बनाती थी ए, तो बच्चे बोलते थे ए, बी तो बी, एच तो एच, आई
तो आई, अरे भाई एबीसीडी, अरे अपना नाम लिखा था मैं, अब एबीसीडी थोड़ी बताऊंगा आपको शुरू से लेके A to Z, है ना। तो ये इस तरह से क्लास में बच्चे, मैडम जो है बच्चों को बोलती है छोटी क्लासेस में, देखना, है ना। फिर वाक्य प्रणाली, वाक्य बोलना, सेंटेंस बोलना, ये मेथड, ये प्रणाली से भी उन्हें उनका पढ़ने का स्किल सुधारा जा सकता है। फिर और एक मेथड है इसमें भाई, कहानी विधि, कहानी सुनाना ना, कहानी सुनाना, कहानी सुना भी एक कला होती है भाई, एकदम अलग तरीके से कहानी सुनाई जाती है, ठीक है। तो चलो एक कहानी सुना दूं, इतना पढ़ लिए होंगे, थोड़ा सा एक ऑफ टॉपिक भी, और जो लोग सिर्फ पढ़ना चाहे, कहानी नहीं सुनना चाहते हैं, वो कुछ मिनट आगे कर देना, ठीक है। कहानी बहुत छोटी सी है, कहानी ऐसी है कि एक बार क्या होता है कि भगवान शंकर और माता पार्वती और अपने नंदी बैल के साथ आकाश में भ्रमण करने निकलते हैं, घूमने निकलते हैं। तो लोग उनको देखते हैं, जब लोग उनको देखते हैं तो वो लोग हंसते हैं, क्या बोलते हैं कि कैसे लोग हैं, दोनों मूर्ख हैं, है ना। अब मैं भगवान को नहीं बोल रहा हूं, पर लोग इस तरह से बोलते हैं। तो शंकर भगवान, कैसे मूर्ख लोग हैं, हट्टा कट्टा इनके पास बैल है, फिर भी ये लोग पैदल चल रहे हैं। तो शंकर भगवान और पार्वती जी को लगा, यार ये तो बात सही है, हमें क्या करना चाहिए, बैल पर सवारी करनी चाहिए। अब उनका वाहन भी था, तो दोनों जन बैल पर बैठ गए। थोड़े दूर आगे गए तो कुछ लोगों ने देखा, तो लोगों ने क्या कहा, कैसे बेरहम लोग हैं, बेचारे बैल के ऊपर दोनों बैठ गए हैं, दोनों के हाथ पर सही सलामत है, फिर भी बैल के ऊपर चल रहे हैं, बेचारे बैल के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो थोड़ा सा लगा शंकर जी को, नहीं यार ये तो गलत है, मैं उतर जाता हूं, पार्वती को बैठने देता हूं, ठीक है। तो शंकर जी उतर गए और पार्वती जी भी बैठे, तो बैल पे कम भार पड़े। तो थोड़ा दूर आगे गए तो फिर लोगों ने देखा और क्या बोला, कैसी औरत है, अपने पति को पैदल चलवा रही है और खुद बैल के ऊपर बैठी हुई है। तो फिर पार्वती जी को बुरा लग गया, पार्वती जी उतर गई और फिर अब शंकर जी बैठ गए। थोड़े दूर आगे गए तो फिर किसी ने देखा और क्या बोले लोगों ने कि कैसा पुरुष है भाई, अपनी बेचारी अबला नारी महिला को पैदल चला रहा है और खुद बैल के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब शंकर जी उतर गए। फिर शंकर जी और पार्वती जी ने एक दूसरे को कहा, अब एक ही उपाय बचा है, हम दोनों क्या करते हैं, इस बैल को अपने सर पे उठा लेते हैं और फिर चलते हैं, तभी ये लोग शांत होंगे। तो कहानी का अर्थ कैसा है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, बैल के साथ अकेले चल रहे थे तब भी लोगों ने टॉन्ट किया, फिर बैल के ऊपर बैठ गए तो भी लोगों ने टॉन्ट किया, एक बैठा एक उतरा तो भी टॉन्ट किया। यानी कहने का मतलब है आप चाहे जो कर लो, लोगों का काम है कुछ ना कुछ बोलना, लोग तो कहेंगे ही, लोग तो बोलेंगे ही, तो लोगों पर ध्यान नहीं देना है, अपना कार्य करते रहना है। आपकी परिस्थिति आपको समझती है, आपके लिए क्या अच्छा है, आपकी जर्नी क्या है, आपकी कहानी क्या है, आपके स्ट्रगल्स क्या है, आप अच्छे से जानते हो। तो आप किसी के चक्कर में मत पड़ो, जो बक रहा है, जो बोल रहा है, जो टॉन्ट दे रहा है, चुपचाप इग्नोर करिए, है ना। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों को काम है कहना, कहने दो लोगों को, है ना, कुछ तो कहेंगे ही। तो हम आगे बढ़ेंगे, उसकी बात करेंगे, छोटी सी कहानी, ठीक है। पसंद आई हो तो कमेंट में विचार जरूर बताएं भाई, कमेंट बॉक्स तो खुला हुआ है, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया कि पढ़ने की जो स्किल बढ़ानी है, पढ़ने की जो स्किल बढ़ानी है, उस स्किल को कैसे बढ़ाते हैं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। अब प्रश्न क्रमांक 5, भाषा शिक्षण लिपि या लेखन कौशल शिक्षण उद्देश्य बतलाइए, ठीक है। अभी हम जो पढ़ रहे थे, अभी इसके पहले का प्रश्न वो था कि पढ़ने की स्किल को, पढ़ने के कौशल को कैसे सुधारेंगे, किन विधि से। अब हम पढ़ रहे हैं कि जो लेखन कौशल होता है, जो लिखने की स्किल होती है, यानी भाषा शिक्षण की जो लिपि, लिपि मतलब लेखन, तो लिखने का जो कौशल होता है वो कैसे पढ़ाएंगे, उसका उद्देश्य क्या है। अगर हम बच्चों को लिखना सिखाते हैं, लिखना पढ़ाते हैं, एज अ टीचर मैं पढ़ा रहा हूं कि हाउ टू राइट, कैसे लिखते हैं, तो ये क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, इसका उद्देश्य क्या है, लिखना क्यों सिखाया जाता है, ठीक है। तो पहली बात देखो, बच्चों को वर्णों की ठीक ठीक बनावट लिखना सिखाना। हम क्यों लिखाते, ताकि वर्ण सही से, अक्षर सही से बना सके बच्चे, इसलिए उन्हें लिखना सिखाते हैं। इसलिए आप देखना ना, ऐसे लाइन से क बनाते हैं, फिर उसके नीचे क, फिर उसके नीचे क, ऐसा होमवर्क मिलता है बच्चों को, क क क ऐसा बनाने का, देखा होगा आपने, पूरी लाइन में कॉपी में रहता था, ठीक। तो वर्णों को ठीक ठीक बच्चे बना सके, पहचान सके। फिर बच्चों को सुंदर व सुडौल लेख का अभ्यास कराना, बच्चे जो हैं वो सुंदर तरीके से लिखना, है ना, सुलेख लिखना, है ना, वो आप गुड हैंड राइटिंग लिखना, वो सुलेख लिखना, बचपन में होमवर्क मिलता था ना, एक एक पेज लिख कर लाओ, ऐसा कुछ होता था ना। तो ये हम बच्चों को इसलिए लिखवाते हैं ताकि बच्चे सुंदर राइटिंग लिख सके, सुडौल लेख लिख सके। फिर छात्रों को शुद्ध अक्षर विन्यास का ज्ञान कराना, छात्रों को शुद्ध अक्षर का ज्ञान हो सके, ये भी कराना। और क्या, छात्रों को वाक्य रचना के नियमों से परिचित कराना, जब वाक्य बनाते हैं तो किन किन नियमों का ध्यान रखना पड़ता है, कैसे कैसे विराम चिन्ह लगाने पड़ते हैं, इससे बच्चों को अवगत कराना, इसलिए लिखना सिखाते हैं। और क्या, छात्रों को विराम चिन्हों का सही सही प्रयोग करना सिखाते हैं। तो जब भी कभी लिखना सिखाया जाता है तो लिखने के ये सारे उद्देश्य होते हैं। हम क्यों लिखना सिखाते हैं, तो नंबर 1, बच्चों को वर्णों को ठीक ठीक बनाने, बनावट करने, उसको लिखने आना चाहिए। दूसरा, बच्चों को सुंदर और सुडौल लेख, है ना, उनकी राइटिंग सुधरे, इसलिए। तीसरा, छात्रों को शुद्ध अक्षर पर विचार करना, उस पर अभ्यास करना, शुद्ध अक्षर कैसे बनाया जाता है इस पर ध्यान देना, ये सिखाना। और क्या, छात्रों को वाक्य रचना के नियमों से अवगत कराना कि जब वाक्य रचना होती है तो कौन कौन से नियम फॉलो करते हैं। और छात्र जो है विराम चिन्हों पर ध्यान दे,
यानी कब विराम चिन्ह लगाया जाता है, कहां पर लगाया जाता है, ये सारी चीजें क्लियर है। तो ये सब जो है लेखन के उद्देश्य है, लिखना पढ़ाना के उद्देश्य है ऑब्जेक्टिव से। क्यों हम बच्चों को लिखना सिखाते हैं, तो ये पॉइंट रहेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, वाचन की विशेषताएं बतलाइए और उद्देश्य। जब पढ़ते हैं तो पढ़ते समय की खासियत क्या होती है, विशेषता क्या होती है। वाचन, वाचन है ना बोलकर पढ़ना, ठीक है। तो अब वाचन भी दो प्रकार के होते हैं, मौन वाचन, सस्वर वाचन। मौन वाचन मतलब चुप रहकर पढ़ना, सस्वर वाचन मतलब बोल के पढ़ना, ठीक है। तो वाचन का उद्देश्य क्या है, वाचन की विशेषता क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ते हैं और उसकी खासियत क्या होती है पढ़ने की। तो चलिए उसी पर आएंगे। तो सुंदर वाचन में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। नंबर 1 भाई मधुरता, जब हम पढ़ेंगे तो मधुर आवाज में पढ़ना चाहिए। फिर प्रभाव उत्पादकता, यानी कि प्रभाव उत्पन्न हो, जब हम पढ़ें तो उससे बच्चे को उन्हें प्रभाव हो। आप देखो ना, अगर कोई अच्छी तरीके से कहानी सुनाए तो बच्चों के मन में ना एकदम प्रभाव पड़ जाता है, एकदम असर हो जाता है, वो कहानी हमेशा उन्हें याद हो जाती है, होता है ऐसा। तो फिर चमत्कार पूर्ण से ढंग से उतार चढ़ाव के साथ वाचन होना चाहिए। वाचन जो है चढ़ाव उतार के साथ होना चाहिए, यानी कि जब हम पढ़ाएंगे तो ऐसा वाचन करेंगे जिसमें कहीं उतार कहीं चढ़ाव आता रहे। जब मैंने अभी आपको सामने किया ना ये एक्शंस, उतार चढ़ाव, ये चीजें, मैंने आवाज ऊंची की आवाज नीचे की, ये होना चाहिए वाचन में, जरूरी है, ठीक। और क्या, प्रत्येक अक्षर को शुद्ध तथा स्पष्ट उच्चारण करना, यानी हर शब्द को शुद्ध यानी कि करेक्ट और स्पष्ट मतलब क्लियर बोलना, उच्चारण करना, ठीक है, ताकि सामने वाले को समझ में आ सके। प्रत्येक शब्द को अन्य शब्दों से अलग करके उचित बल या तथा विराम के साथ पढ़ना। हर शब्द को दूसरे शब्द के साथ अलग करके उचित विराम, यानी कहां पर रुकना है, कहां पॉज देना है, ये ध्यान में रखना। अभी मैंने कहां रुकना है, कहां ध्यान देना है, कहां पॉज करना है, ये ध्यान देना। ये जो बोला ना कैसे कहां पर रुका मैं, तो ये पढ़ने को, बोलने को, वाचन को और इफेक्टिव, अच्छा बनाता है, ऐसी चीजें, ठीक। वाचन में सुंदरता के साथ साथ प्रभाव बनाए रखना। वाचन में पढ़ने में सुंदरता के साथ साथ एक फ्लुएंसी, प्रभाव भी बना रहेगा, बिना अटके बिना रोके बोलेंगे, ठीक है। अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं बहुत कम जगह पर थोड़ा थोड़ा अटका होऊंगा, नहीं तो लगातार मैं कंटिन्यू बोले जा रहा हूं, कंटिन्यू मैं वाचन किए जा रहा हूं, कंटिन्यू मैं आपको बोले जा रहा हूं, कहीं ना कहीं बीच में मैं पॉज भी ले रहा हूं, पानी पीने के लिए रुक रहा हूं तो पॉज दे रहा हूं। तो एक अच्छा वाचन का ये क्या होता है, खासियत होता है, विशेषता होता है कि भाई इसमें सुंदरता के साथ साथ प्रभाव भी होना चाहिए, यानी फ्लुएंसी भी होनी चाहिए। क्लियर, ठीक। और क्या, आवश्यकता अनुसार उचित हाव भाव का होना तथा समान गति से पढ़ना, है ना। उचित हाव भाव भी देने पड़ेंगे। अब मैंने किया ना हाव भाव, ये ऐसा हाथ कर रहा हूं, ये हाव भाव एक्सप्रेशन देना होता है पढ़ते वक्त। राजा ने तीर चलाया, राजा ने तीर चलाया, कौन सा ज्यादा अच्छा लगा था, पहले वाला ना, क्योंकि हाव भाव था उसमें। क्लियर, तो जब हम हाव भाव के साथ पढ़ते हैं, एक्सप्रेशन के साथ पढ़ते हैं तो पढ़ना और प्रभावशाली और अच्छा हो जाता है। क्लियर, चलिए तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब जो है ये आवश्यक चीजें है, ये अच्छे वाचन के लिए, अच्छे आप कह सकते हो पढ़ने के लिए, ये उसकी विशेषताएं हैं, उसकी खासियतें, उसका उद्देश्य है। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आ गई हमारी पांचवी यूनिट, पांचवी का, जिसका नाम है साहित्य यानी कि लिटरेचर। ये मेरा फेवरेट है एक्चुअल में, साहित्य, लिटरेचर, कहानी, ये सब साहित्य पढ़ना, लिटरेचर पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। हिंदी भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश में मुझे उतनी मजा नहीं आती, मुझे फील नहीं आता, ज्यादा फील जो मुझे हिंदी साहित्य में आता है ना। कई किताबें मैंने पढ़ी हैं जो मुझे बहुत पसंद है हिंदी साहित्य की, जैसे कई लेखकों में अच्छे खासे लेखक, महादेवी वर्मा से लेकर सुभद्रा कुमारी चौहान से लेके बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया बढ़िया लिखते हैं भाई, बहुत अच्छा लिखते हैं, ठीक है। तो कुछ किताबें आपको पढ़नी चाहिए, किताब पढ़ने आपके हैबिट में होना चाहिए वैसे तो, ठीक है। किताब से हमारा सोचने का तरीका, हमारा नॉलेज, हमारा स्किल, है ना, और हमारा व्यक्तित्व, पर्सनालिटी भी चेंज होता है हमारे। हम एक कहते हैं ऐसा ना कि जब आप कोई किताब पूरी तरह से पढ़ लेते हो ना तो आप बदल जाते हो, आप वैसे नहीं रह जाते जैसे पहले थे। फिर कोई किताब पढ़ोगे तो फिर बदल जाओगे। किताब की खासियत होती है कि किताब अपने पाठक को बदल देता है, पर एक शर्त है कि जब आप किताब पढ़ो तो उसमें एकदम डूब कर पढ़ो, एकदम रच के पढ़ो, तब आप बदलोगे, है ना। तो बात करें इकाई 5 इस यूनिट 5 की, जिसका नाम है साहित्य। इस पर कुल अंक आवंटित है 3। टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स। जी हाँ, इस पर 3 मार्क्स अलॉटेड है, यानी इस एक इकाई को पढ़कर जिसमें जो प्रश्न उत्तर है हमारे ध्यान से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, ध्यान रखेंगे, तो ऐसे इकाई से हमें कितना अंक मिल जाएगा, 3 अंक हासिल हो सकता है। ये हमारी 5वीं इकाई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस इकाई की। तो नंबर 1, गद्य पाठों के विभिन्न रूप कौन कौन से। गद्य पाठ जो होते हैं, गद्य और पद्य समझता है ना, गद्य यानी थ्योरी, कहानी जैसा, और फिर पाठ का पद्य होता है जो कविता जैसा होता है, गद्य और पद्य आते हैं ना, ठीक, गद्यांश पद्यांश। तो हमारे पाठ्य पुस्तक में गद्य के जो विभिन्न रूप दिए गए हैं
वो जो मिलते हैं उन्हें हम 4 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। गद्य के कुल 4 विभाजन किया गया है। आमतौर पर हमारी किताबों में जो गद्य पढ़ाई जाती है, जो गद्यांश पढ़ाए जाते हैं, उनके 4 रूप रहते हैं। नंबर 1 विवरणात्मक या सूचनात्मक, जो एकदम जिसमें कोई विवरण दिया होगा, डिटेल्स या सूचना इंफॉर्मेशन होंगी। वर्णनात्मक, भाई जो वर्णन करे, है ना। फिर विचारात्मक, जिसमें विचार करने वाली बातें हो, सोचने वाली। और फिर भावात्मक, जिसमें भावनाएं कुछ निहित हो, ना, कुछ इमोशनल लिखा जाए। तो 4 भाग में गद्य को बांटा गया है। चार कौन कौन से 4 भाग में? विवरणात्मक या फिर सूचनात्मक, दूसरा वर्णनात्मक, तीसरा विचारात्मक और चौथा भावात्मक। तो 4 भागों में गद्य को बांट दिया गया है आमतौर पर, ठीक है। कितने भागों में? 4। हो सकता है आपको वस्तुनिष्ठ पूछे कि गद्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है। 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन रहेंगे, तो हम किसमें रखेंगे? 4 भाग में विभाजित किया गया, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला सवाल, कविता के कितने रूप होते हैं? कविता यानी कि हम जो पोयम कहते हैं उसके कितने रूप होते हैं? तो अगर कविता की बात करें तो कविता जो है वो छंद से बनी होती है, छंदोबद्ध होती है, यानी बंधी होती है। उसे सुर और लय ताल के साथ पढ़ना होता है। यदि कविता छंदोबद्ध है तो उसके प्रमुखतः 3 रूप होंगे, ठीक है। छंद में अगर कविता है तो उसके 3 रूप होंगे। पहला बाल गीत, नंबर दूसरा घटना प्रधान कविता और तीसरा साहित्यिक कविता, ठीक है। साहित्य यानी लिटरेचर वाली, ठीक है, जो थोड़ी सी आप कह सकते हो कठिन होती है, जिसमें कई भाव छुपे होते हैं, गहरी होती है। ऐसे शब्द, थोड़े कठिन शब्दों का प्रयोग होता है, यानी जिसको ज्यादा नॉलेज है साहित्य का, शब्दों का, है ना, वही इस तरह की कविता को समझ पाता है, ठीक है। तो 3 तरह की कविता को छंदबद्ध कविता को 3 भाग में बांटा गया। अभी हमने पहले क्या पढ़ा था? पद्य को। तो पद्य यानी कि जो पद्यांश होते हैं, जो गद्यांश होते हैं, गद्य, उनके जो भाग थे 4 देखे थे हमने। और ये क्या है? कविता के। तो कविता के 3 भाग कौन से हैं? बाल गीत, घटना प्रधान कविता और साहित्यिक कविता। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल, अर्थ अलंकार को संक्षेप में बतलाइए। अर्थ अलंकार क्या होता है? ठीक है, अलंकार क्या है, अर्थ क्या है? देखो, पद्य में अर्थ पर आधारित अलंकार अर्थ अलंकार कहे जाते हैं। यानी किसी भी पद्य में अगर अर्थ पर आधारित, यानी उसके मीनिंग पर, अर्थ पर आधारित अगर अलंकार होगा, अलंकार क्या करता है? ये किसी भी कविता गद्य पद्य में कुछ एक्स्ट्रा डाल के उसकी शोभा बढ़ाता है, उसको अलंकृत करता है, यानी उसमें जान डाल देता है, ऐसा कुछ समझो। तो ये एग्जाम्पल की तरह होता है, ठीक है। तो पद्य में अर्थ पर आधारित अलंकार अर्थ अलंकार कहे जाते हैं। या शब्द के स्थान पर उसका पर्याय रख देने पर भी अलंकार जो है समाप्त नहीं होता, यानी नॉर्मल शब्द की जगह पर उसका पर्यायवाची शब्द रख दो तब भी उसमें वही भाव रहेगा, वही अलंकार रहेगा। जबकि शब्द अलंकारों में पर्याय रख देने पर अलंकार समाप्त हो जाते हैं। ये शब्द अलंकार नहीं है, ये अर्थ अलंकार है ना, अर्थ अलंकार, ठीक। तो अर्थ अलंकार में और शब्द अलंकार में अंतर क्या है कि शब्द अलंकार में अगर पर्यायवाची शब्द रखोगे तो पूरा उसका अर्थ बदल जाएगा, लेकिन अर्थ अलंकार में अगर पर्यायवाची शब्द रखते हो तो उसका अर्थ वही रहता है, बदलता नहीं है। तो ये अर्थ अलंकार है। अर्थ अलंकार का मतलब ऐसा अलंकार जिसके स्थान पर कोई दूसरा अर्थ मिलता जुलता पर्यायवाची भी रखोगे तो भी उसका अर्थ वही रहेगा, उसका अर्थ नहीं बदलेगा, उसका भाव वही रहेगा। जबकि शब्द अलंकार में ऐसा नहीं होता, शब्द बदल देने पर अर्थ भी बदल जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला देखिए, यात्रा वर्णन के विभिन्न सोपानों के लाभ लिखिए। यात्रा वर्णन यानी कि जो जर्नी डिटेल्स, यानी कई लोग होते हैं ना, किताब लिखते हैं अपनी यात्रा के ऊपर, यात्रा का विवरण, है ना, जर्नी डिटेल्स। आजकल तो ब्लॉग बनता है, ट्रैवल ब्लॉग जिसे कहते हैं, वीडियो के फॉर्म में ट्रैवल ब्लॉग। तो ये जो यात्रा वर्णन के, वैसे ब्लॉग से याद आया, आजकल मतलब ब्लॉगर्स की भरमार आ गई है, ठीक है। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि मैं कहीं कहीं जाऊं तो थोड़ा ब्लॉग बनाऊं, छोटे ब्लॉग्स बनाऊं। मेरा भाई भी मुझे कहता है कि ब्लॉग बनाने चाहिए, ताकि जैसे जो सब्सक्राइबर्स है, आप सारे लोग जो जुड़े हैं हमारे साथ, तो आप लोग को देखने की इच्छा होती होगी मे बी, या देखेंगे कि हाँ सर का लाइफस्टाइल ऐसा है, सर ऐसे काम करते हैं, ऐसे जाते हैं, ये करते हैं। तो कभी कभी इच्छा होती है, फिर लगता है कि नहीं यार, हम पढ़ाने के लिए बने तो हमें तो पढ़ाना चाहिए, ये सब ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं आता मुझे। ऐसा नहीं मैं कर नहीं सकता हूँ, आई कैन डू दैट, मैं वो कर सकता हूँ बहुत अच्छे से भी, बट उसमें मुझे इंटरेस्ट ज्यादा नहीं आता, है ना। पढ़ाने में ही ज्यादा ठीक लगता है, इसमें ज्यादा मैं कंफर्टेबल हूँ, करने को भी कर सकता हूँ। और कभी विचार अगर बदला, खाली समय थोड़ा रहा, तो शायद मैं वो भी करूं, है ना, एक ब्लॉग भी बनाकर जरूर अपलोड करूं। क्लियर? तो बात करते हैं यात्रा वर्णन के विभिन्न सोपानों के लाभ। यात्रा वर्णन जो रहता है, यानी कि जो जर्नी डिटेल्स वाली चीजें लिखी जाती हैं, उसमें क्या क्या चीजें खास रहती है, उसमें क्या क्या सोपान होते हैं। नंबर 1, यह हमारे संचार कौशल में सुधार करता है, यह हमारे कम्युनिकेशन को सुधारता है। दूसरा, यह हमारे क्षितिज का विस्तार करता है। अब यात्रा के बारे में बात हो रही है, मैं कभी नहीं घूमने गया कश्मीर, ठीक है। अगर मैं किसी ऐसे कवि की कथा पढ़ लूं, कहानी पढ़ लूं जिसमें उसने कश्मीर घूमने का वर्णन किया हो,
तो मैं तो घर बैठे ही कश्मीर के बारे में जान पाऊंगा, तो इससे दुनिया और कितनी बड़ी है मुझे समझ में आ पाएगा, है ना। तो ये हमारे क्षितिज आसमान हमारी दुनिया को और बड़ा कर देता है। फिर यह हमारे आत्मविश्वास बढ़ाता है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस आता है कि यार सब लोग घूमते हैं, मजा आता है, हमको भी जाना चाहिए, है ना, ऐसा। फिर यह वास्तविक जीवन की शिक्षा प्रदान करता है, रियल लाइफ का इसमें एजुकेशन शिक्षा पता चलता है कि वहां गए तो ये प्रॉब्लम आई, वहां गए तो हमने ये देखा, इससे शिक्षा मिलती है। ऐसा नहीं कि नहीं कुछ अच्छा होता, इससे शिक्षा मिलती है, रियल शिक्षा, वास्तविक जीवन में काम आने शिक्षा मिलती है। अगर मैं जैसे मान लीजिए अयोध्या घूमने का, अयोध्या दर्शन का किसी ने ब्लॉग बनाया, ठीक है, और मान लो किसी ऐसे व्यक्ति को अयोध्या जाने की इच्छा हुई जो कभी गया नहीं हो दर्शन के लिए, तो वो क्या करेगा, उसका ब्लॉग देख लेगा, उसका यात्रा वर्णन पढ़ लेगा, कहां जाना पड़ता है, कहां पर होटल रुक रखना पड़ता है, कहां पर दर्शन के लिए कहां कहां स्थान में दर्शन करने होते हैं, कैसे एंट्री होती है मंदिर में, ये सब पता रहेगा उसको। कितना आसान हो जाएगा उसके लिए ना, उसके लिए एक एजुकेशन और हो जाएगा ना, एजुकेशन मिल जाएगा उसको एक तरह से। तो यात्रा वर्णन जो होता है ये वास्तविक जीवन में शिक्षा प्रदान करता है। ये सारी बातें यात्रा वर्णन के सोपान हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कविता की परिभाषा लिखिए। कविता की परिभाषा है ना, डेफिनेशन यहाँ पर पोयम की। तो कविता की परिभाषा देखें तो कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ, बची हुई पृथ्वी शेष सृष्टि के साथ रागात्मक संबंध की रक्षा तथा निर्वाह होता है। कविता क्या है, जिससे हम अपना और बाकी बची हुई सृष्टि, बाकी पूरी दुनिया, उनके साथ सुरों के साथ, लय ताल के साथ हम अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है। और क्या, कविता जो है भाई बहुत ज्यादा विचार मंथन की चीजें हैं। अब कविता के ऊपर अपनी सबकी अलग अलग परिभाषा है। यहाँ पर देखिए एक कार्लाइल की परिभाषा क्या है, संगीतमय चिंतन ही कविता है। संगीत में यानी कि म्यूजिकल सोच है ना, संगीत के साथ सोचना। और फिर यहाँ पर वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा कि कविता मानव और प्रकृति की मूर्ति है, मानव और प्रकृति की मूर्ति। अधिकतर आप देखो कविता में ना यही चीजें तो लिखी जाती है, प्रकृति के बारे में, मनुष्य के बारे में, पेड़ पौधों, चांद रात दिन, इन सब के बारे में, है ना, फूल पशु पक्षी, व्यक्ति के बारे में, नेचर के बारे में। ऑस्टिन ने क्या कहा, यथार्थ को कल्पना से रंजित कर अभिव्यक्त करना कविता है। रियलिटी को इमेजिनेशन से जोड़ देना और फिर कविता लिखना, है ना। जैसे तुम्हारे लिए मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो भाई ये जो लाइन है अब रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, पर चांद तारे होते हैं। असंभव कार्य को भी संभव कर देना, ये ऐसा एक एग्जांपल देना होता है। तो ये कोई अगर ऐसा बोलता है तो भाई ये भी तो इंपॉर्टेंट है, ये कविता की तरह ही है ना। खैर मुझे भी कविताएं लिखने का थोड़ा शौक है, कुछ कविताएं मैं लिखता हूं जब कभी खाली समय मिलता है। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे एक दो कविताएं जो विश्व कविता दिवस पर थी पोस्ट भी किया था। कोशिश, अभी एग्जाम खत्म होगी, थोड़ा फ्री होऊंगा तो कोशिश करूंगा और कविताएं लिख सकूं। एक दो कविता की लाइनें मैंने सोच रखी है जो मुझे लिखने हैं, जिन पर मुझे कविता लिखनी है, तो लिखूंगा कभी। और कभी मौका मिला तो जरूर चैनल पर पढ़कर भी किसी वीडियो में सुना भी दूंगा कविता। ठीक है। तो अभी तो एग्जाम टाइम है और आप लोग सीरियस हो पढ़ने के लिए, तो थोड़ा पढ़ लो, वरना यहाँ पर अगर कविता पाठ करूंगा, कहानी पहले ही सुना चुका हूँ, तो कमेंट भरा पड़ जाएगा ना गालियों से कि भाई हम पढ़ने आए और बैठ के हमें कविता सुना रहा मास्टर। तो ऐसा नहीं, ठीक है, किसी और समय में परीक्षा होने के बाद। तो ये सब कविता की क्या है, परिभाषाएं हैं। कविता की सब तारीफ ही करेंगे। कविता मनुष्य को जोड़ती है प्रकृति के साथ। कविता एक माध्यम होता है अपने भाव विचार को, अपने पूरी तरह से भावों को दुनिया के सामने लाना, प्रस्तुत करना, है ना, यही कविता है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारी इकाई 6 से रहेगा। जी हाँ, 5 इकाई खत्म। 6वीं इकाई भी हमारी 3 नंबर की है। 6वीं इकाई जिसका नाम है पाठ्यपुस्तक एवं उसके शिक्षण शास्त्र की समझ। यहां पर हम पाठ्यपुस्तक की बात करेंगे, किताब की, और उसकी शिक्षण शास्त्र, उसको सब पढ़ने की समझ की भी बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए इकाई 6 पर आ जाएंगे। जो इकाई 6 है हमारी यूनिट 6, और उसकी बात करें तो पाठ्यपुस्तक एवं उसके शिक्षण शास्त्र की समझ की बात करें, पाठ्यपुस्तक और उसके शिक्षण शास्त्र की समझ की बात करें। इकाई 6, इस पे मार्क्स कितने रहेंगे अलॉटेड, 3 ही मार्क्स रहेंगे, ध्यान रखिएगा। ये हमारी सेकंड लास्ट यूनिट होने वाली है, इसके बाद लास्ट यूनिट रहेगी, या यही शायद लास्ट है। चलिए देखते हैं। पाठ्यपुस्तक की परिभाषा लिखिए। पाठ्यपुस्तक किसे कहते हैं, यानी कि जो टेक्स्ट बुक होगी उसकी डेफिनेशन, परिभाषा। तो पाठ्यपुस्तक की परिभाषा यहाँ पर हल और डगलस के अनुसार, डगलस जी ने परिभाषा दी है, शिक्षकों के बहुमत ने अंतिम विश्लेषण के आधार पर, शिक्षकों के बहुमत ने अंतिम विश्लेषण के आधार पर पाठ्यपुस्तक को वे क्या और किस प्रकार पढ़ाएंगे की आधारशिला बताया है। यानी पाठ्यपुस्तक वह है जो सभी शिक्षकों के बहुमत से, यानी सबके मन से डिसाइड होती है, सबके मन से सुनिश्चित होती है, और क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये उसमें लिखा होता है उस किताब में। ठीक है। और यहीं पर एक और परिभाषा प्रो हेलिकर के मत से, इनके हिसाब से, इनके मन के हिसाब से परिभाषा क्या है, पाठ्यपुस्तक ज्ञान के विभिन्न तत्वों, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा अभिरुचियों का पुंज है। एक तरह से आप कह सकते हो एक
गठरी है। किस चीज की गठरी? इसमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें भाई आदतें, भावनाएं, क्रियाएं और अभिरुचियां, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। उनके हिसाब से पाठ्यपुस्तक इन चीजों का भंडार है, इन चीजों की गठरी पोटली है। किसने बोला? ये हैर्लिकर ने बोला। ठीक है, ये परिभाषा याद रखिएगा पाठ्यपुस्तक की। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, पाठ्यपुस्तक की उपयोगिता बतलाइए, यानी यूज है ना, उसका फायदा क्या होता है, पाठ्यपुस्तक का क्या फायदा होता है। किताब का फायदा लिखना है आपको भाई, टेक्स्ट बुक का। ठीक है, तो भाई पाठ्यपुस्तक की उपयोगिता की बात करें, पाठ्यपुस्तक की कई महत्वपूर्ण उपयोगिता है, जिनमें से कुछ प्रमुख उपयोगिता नीचे दी जा रही है। नंबर 1, पाठ्यपुस्तक के प्रयोग से पाठ पढ़ाने में सहायता मिलती है। बहुत आसान है, यानी पाठ को पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों में सहायता मिलती है पाठ्यपुस्तक की वजह से। दूसरा, इसमें ज्ञानोपार्जन किया जा सकता है, इससे ज्ञान हासिल किया जा सकता है, ज्ञान लाया जा सकता है। और क्या, संपूर्ण कक्षा को एक साथ पढ़ाने के लिए बहुत अच्छी होती है पाठ्यपुस्तक, क्योंकि सबको एक जैसा पढ़ाना है। तो पाठ्यपुस्तक जो है पूरी कक्षा को एक जैसा पढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी चीज होती है। इससे हमारा समय, इससे हमारी शक्ति, ये सब बच जाती है, क्योंकि सेम चीज पढ़ानी है ना। हर बच्चे को अलग अलग टॉपिक पढ़ाओगे भाई, कितना परेशान हो जाएंगे, 40 बच्चे 40 टॉपिक्स। ठीक, और सबको एक साथ पढ़ाना है तो आसान रहता है पाठ्यपुस्तक। भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए पाठ्यपुस्तक आवश्यक है। अगर आप भाषा पे, लैंग्वेज पे कमांड बनाना चाहते हो, भाषा को अच्छे से बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, समझना चाहते हो, तो आपको टेक्स्ट बुक यानी पाठ्यपुस्तक इस्तेमाल करनी ही चाहिए। क्लियर, ये पाठ्यपुस्तक के लिए। अगला सवाल, पाठ्यपुस्तक का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है, पाठ्यपुस्तक करता क्या है। तो अभी के समय में पाठ्यपुस्तक का बहुत महत्व है। वर्तमान युग में ज्ञान के विस्फोट का युग कहा जाता है। अभी जो हमारा दौर चल रहा है, जो युग चल रहा है, इसे ज्ञान का विस्फोट का युग कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति में सबसे जरूरी चीज क्या है? पाठ्यपुस्तक। पाठ्यपुस्तक बहुत सहायता करती है, बहुत, अत्यंत, सबसे जरूरी नहीं कहेंगे, मतलब सबसे जरूरी चीजों में से एक जरूरी चीज ये भी है पाठ्यपुस्तक, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। शिक्षक को फिक्स टारगेट मिल जाता है कि इतना पढ़ाना है। शिक्षक के पास एक प्लान होता है, शिक्षक के पास ज्ञान की एक प्रॉपर, कह सकते हो आप, सीमा होती है जिसे उसे पढ़ाना है ना। तो इससे हमारा लक्ष्य रहता है, हमें पता रहता है, तो हमें एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, टारगेट बना लेते हैं, तो किसी भी काम को करने में आसानी होती है। हमको 10 पार्ट पढ़ाने हैं, बन गया टारगेट। इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ाना है, बन गया टारगेट। सिलेबस पढ़ाने में, बच्चों को ज्ञान देने में, प्रैक्टिस कराने में आसानी हो जाती है फिर। ठीक है, तो जो पाठ्यपुस्तक है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है शिक्षण में। ठीक है, पाठ्यपुस्तक के माध्यम से पाठक संसार की उच्च कोटि के विचारों से परिचित होता है। दुनिया में जो बहुत हाईएस्ट लेवल के ज्ञान है, विचार है, आइडियाज हैं, वो दुनिया के श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ ज्ञान, ये सब कुछ कहां मिल जाएगा? पाठ्यपुस्तक में मिल जाएगा। ये सब कुछ कहां दिख सकता है? हमें पाठ्यपुस्तक में दिख सकता है। क्लियर है? ये कौन करता है? टीचर करता है, स्टूडेंट भी करते हैं, स्टूडेंट भी तो पाठ्यपुस्तक को पढ़ते हैं, है ना। तो छात्र और शिक्षक दोनों मिलके ये चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल, भाषा प्रयोगशाला की कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। जो भाषा की प्रयोगशाला होगी, लैब जैसी होगी, वो कैसे काम करती है, उसकी कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए, उसकी वर्किंग समझाइए। तो भाषा प्रयोगशाला की अगर कार्य प्रणाली की बात करें तो नंबर 1, हर विद्यार्थी की संभाव्यता निश्चित होती है। इस प्रयोगशाला में, भाषा की प्रयोगशाला है, तो सबको बोलने दिया जाएगा, अवसर मिलेगा, तो सब कोई शामिल होंगे। नहीं बोलेंगे तो कम से कम सुनेंगे तो बोलते हुए, तो भी शामिल होंगे। दूसरा, विभिन्न पाठकों को सुन सकते हैं, यानी अलग अलग पाठकों को सुन सकते हैं, अलग लोगों को सुन सकते हैं, उनके बोली गई बात को सुन ले सकते हैं, तो इससे ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरा, बोलने वाली भाषा के अधिक अवसर दिए जा सकते हैं, है ना। बोलने वाली भाषा को अधिक अवसर मिलेगा, भाषा को दोहराने मिलेगा, बोलने मिलेगा। और भाषा दक्षता भी अर्जित की जा सकती है, यानी भाषा में दक्षता, महारत हासिल की जा सकती है। ठीक है, भाषा सीखी जा सकती है। फिर छात्रों के सीखने की प्रेरणा मिल जाती है, छात्रों को भाषा सीखने का मोटिवेशन मिल जाता है कि भाई हाँ, भाषा सीखनी है यहाँ से। और विद्यार्थी अपना उच्चारण शुद्ध कर सकता है, यहाँ पर अपना जो प्रोनाउंसिएशन, अपना जो उच्चारण है, उसे सुधारा जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है भाषा के माध्यम से। क्लियर? तो ये सारी बातें जो है, ये भाषा की प्रयोगशाला में काम आती हैं। भाषा की प्रयोगशाला में ये सारी चीजें इसी तरह से कार्य करती हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, वैसे इनका ये वाला प्रश्न तो आने का चांस कम था, बट फिर भी अगर आया तो ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, इकाई योजना की 4 विशेषता बतलाओ। जो लेसन प्लान होता है, यूनिट प्लान होता है, इकाई योजना उसकी बात हो रही है, तो इकाई योजना की विशेषताएं। वैसे इकाई योजना की तो कई विशेषताएं हैं, उनमें से अगर कुछ खास विशेषताओं की बात करें तो नंबर 1, इकाई योजना दैनिक शिक्षण के लिए आधार प्रदान करती है। डेली हमें कितना पढ़ाना है, अगर पहले से प्लान रहेगा तो हमें पढ़ाने में आसानी होगी ना। ये दैनिक शिक्षण के लिए हमें भाई एक आधार बेस प्रोवाइड करती है। दूसरा, इकाई योजना संपूर्ण पाठ्यक्रम को दैनिक पाठ्य योजना से जोड़ने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है। जो इकाई योजना होती है वो पूरे सिलेबस को डेली प्लान से, डेली योजना से जोड़ने में सहायता मिलती है, काम आता है। और क्या, इकाई योजना द्वारा शिक्षण के सभी उद्देश्यों को प्राप्त करना संभव है।
इकाई योजना बनाएंगे, यूनिट प्लान बनाएंगे, तो पढ़ने के जितने भी उद्देश्य होते हैं, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब प्राप्त किया जा सकता है। और क्या, इकाई योजना के आधार पर विभिन्न शिक्षण विधियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। भाई इकाई योजना बनाकर रखोगी, पहले से प्लानिंग रहेगी, तो किस मेथड से पढ़ाना है, किस विधि से पढ़ाना है, ये भी नए नए प्रयोग किए जा सकते हैं। और क्या भाई कि इसमें इकाई योजना शिक्षक की पूर्व तैयारी के आधार पर निर्मित की जाती है। टीचर पहले से पूर्व तैयारी करके रहता है, तो शिक्षण और प्रभावी होता है, पढ़ाने का तरीका बदल जाता है। मान लो क्लास में जाके सोच रहे कि क्या पढ़ाना है, या फिर पहले से प्रिपेयर करके आए पढ़ाना क्या है, पहले से पढ़कर आए, बताओ ज्यादा अच्छा कब होगा, जब पहले से प्रिपेयर करके आओगे। तो इसमें शिक्षक पूर्व तैयारी के आधार पर निर्मित करता है। इकाई योजना जो होती है शिक्षक के पहले से तैयारी करके होते हैं, जिससे शिक्षण और प्रभावी बनता है, शिक्षण सही समय पर होता है, शिक्षा के सभी उद्देश्य पूर्ण हो जाते हैं। ये सब टॉपिक्स आप लिख सकते हो, ये सब विशेषताएं खासियतें हैं इकाई योजना की। क्लियर? ठीक, तो ये था हमारा भाई पूरा का पूरा एक मैराथन क्लास, सभी 6 इकाइयां एक साथ हम आपके लिए लेकर आए थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये मैराथन क्लास आपको यूजफुल लगी है, पसंद आई है, तो अपने दोस्तों, क्लासमेट और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। ये लिंक जो है वीडियो की आप उनके साथ शेयर कर दें। साथ ही साथ अन्य आने वाली जो एग्जाम्स है उनके ऐसे ही मैराथन क्लास देखने के लिए, महत्वपूर्ण गेस्ट क्वेश्चन, संभावित प्रश्न देखने के लिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की मैराथन क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आप वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखें। साथ ही साथ कोई भी परीक्षा संबंधित खबर आती है, न्यूज आती है परीक्षा से, रिजल्ट से संबंधित, तो सारी जानकारी की वीडियो मैं सबसे पहले बनाकर दे देता हूं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, ये सारी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, सब पूरा नोट देखना चाहते हैं, हर विषय के वस्तुनिष्ठ, हर इकाई के अलग अलग से डिटेल नोट्स, शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, तो ये सब आपको मिल जाएगा हमारे कोर्स में। जी हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप के लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके पूरा का पूरा कोर्स परचेस कर सकते हैं, शॉर्ट कोर्स भी, नोट्स भी और संपूर्ण कोर्स भी, जैसी आपकी इच्छा अपने सुविधा अनुसार, और संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। 90+% आपका स्कोर होगा गारंटेड इस कोर्स के द्वारा। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो ये जो वीडियो है अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम लिंक वगैरह जो भी होगा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, वहां जरूर शेयर करें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे डेट की परीक्षा खत्म होगी, हम एमपीटीटी वर्ग 3 और सीटेट की परीक्षा की तैयारी भी शुरू करेंगे, जो कि आपको हमारे दूसरे चैनल पर मिल जाएगी। तो हमारे उस दूसरे चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, स्टडी क्लास एमपीटेट एंड सीटेट, उसका भी लिंक दिया हुआ है। अगर वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जैसे डेट की परीक्षा खत्म होगी हम टीटी पात्रता परीक्षा की तैयारी वहां पर शुरू करा देंगे। तो आप भी वहां शिक्षक बनना चाहते हो, सरकारी भर्ती, सरकारी शिक्षक की तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े। चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।